नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम एस ए 500, एस ए 501, एस ए 505, एस ए 510 और एस ए 520 डिटेल में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एस ए 500, इसका नाम है ऑडिट एविडेंस। अभी जो स्टैंडर्ड है एस ए 500, ये क्या है, सी कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि ऑडिट एविडेंस होते क्या हैं। इस स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है, ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहले ये देखना होगा ऑडिट एविडेंस होते क्या है। तो ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देना होता है। ऑडिटर का ये तो काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने ओपिनियन देने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन यूज करता है ना, जो भी एविडेंस यूज करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन यूज करता है, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही ऑडिट एविडेंस बोला जाता है। उसे ही ऑडिट एविडेंस बोला जाता है। अब ऑडिटर को क्या करना होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं ऑडिटर को, पर्याप्त एविडेंस लेने होते हैं। क्यों, ताकि ऑडिटर क्या कर सके, रीजनेबल एश्योरेंस दे सके। इस कारण से ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने होते हैं। अब ये ऐसे 500 बताता क्या है, ये ऐसे 500 बताता क्या है, ये बताता है कि ऑडिटर को पर्याप्त एविडेंस लेने के लिए, ऑडिटर को अगर पर्याप्त एविडेंस लेने, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने हैं, तो उसे कौन कौन सी प्रोसीजर्स लगानी होंगी, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, ये बताता है कौन, ऐसे 500। तो हम ये टॉपिक देखने जा रहे हैं। सबसे पहला ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन, कि अगर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस लेने हैं, पर्याप्त ऑडिट एविडेंस लेने हैं, तो कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर लगाता है, कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर लगाता है। तो देखो, ये टॉपिक हमने ऐसे 330 में भी देखा था, वो यहाँ पे है। क्या क्या लगाता है ऑडिटर, सबसे पहली होती है एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और दूसरी क्या होती है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एक होती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो कि हमने काम पे देखी थी ऐसे 315 में। इसमें ऑडिटर क्या करता है, आरएमएम कैलकुलेट करता है, क्या निकालता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर ऑडिटर क्या करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर आरएमएम ज़्यादा आती है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ज़्यादा करता है, और अगर आरएमएम कम आती है यानी रिस्क कम होती है तो ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर थोड़ी कम करता है। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या कहते हैं, टीओसी आता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आता है। अब देखो, मेन बात तो ये है, ऑडिटर को हमने ये तो देख लिया कि ऑडिटर ऑडिट एविडेंस के लिए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर्स लगाएगा, क्या क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा। लेकिन ये दोनों ऑडिटर करेगा कैसे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर करेगा कैसे, उसके मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं कि ऑडिटर ये सब करेगा कैसे, वो मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे कितने मेथड दे रखे हैं, टोटल 7 मेथड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, टोटल 7 मेथड दे रखे हैं। ये 7 मेथड्स लगा करके ऑडिटर क्या करता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ये दोनों करता है। अब ये मेथड देखो कौन कौन से हैं। एक है इंक्वायरी, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, थर्ड है इंस्पेक्शन, फोर्थ है रिकैलकुलेशन, फिफ्थ है रीपरफॉर्मेंस, सिक्स्थ है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और लास्ट 7 क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब सबको एक एक करके देख लेते हैं। इंक्वायरी, देखो इंक्वायरी में ऑडिटर क्या करता है, इंक्वायरी नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा। किससे करेगा, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन से करेगा। ऐसे ही किसी लल्लू पंजू से नहीं करेगा। किससे करेगा, एंटिटी के अंदर जो नॉलेजेबल पर्सन है उनसे करेगा। फिर बताया गया कि जो इंक्वायरी है ना, जो इंक्वायरी है ये रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। इंक्वायरी रिटर्न में भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि ऑडिटर ये जो इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी में पूछताछ करने पर ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो ऑडिटर के लिए कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं हो सकती। उसको ऑडिटर कभी भी इंक्वायरी से जो भी ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको ऑडिटर कभी भी पर्याप्त ऑडिट एविडेंस नहीं बोल सकता। फिर ये होती क्या है, ये होती है कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। अब आप बोलोगे ये क्या होते हैं, कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस होते हैं सपोर्टिव ऑडिट एविडेंस। मतलब इंक्वायरी से ऑडिटर को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या होती है, सपोर्टिव एविडेंस होती है, जो कि ऑडिटर के अदर एविडेंस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो हमने देख लिया इंक्वायरी। ऑब्जर्वेशन, इसमें तो नाम से पता चलता है ऑडिटर क्या करेगा, जो भी एंटिटी में चल रहा है कि एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं ये सब देखता है, ऑब्जर्व करता है। फिर आया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यही क्या होता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन। कि ऑडिटर क्या करेगा, एंटिटी के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, वेरीफाई करता है, उनको इंस्पेक्ट करता है। और या फिर क्या आएगा इंस्पेक्शन में, मान लो ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी की मान लो कुछ इन्वेंट्री है, तो ऑडिटर ने देखा कि ऐसी कुछ इन्वेंट्री है जो कि क्या है, डैमेज कंडीशन में, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, जो कि खराब हालत है। वो भी एंटिटी ने क्या कर रखी है, वो भी एंटिटी ने क्या कर रखी है, अपनी बुक्स में दिखा रखी है, बैलेंस शीट में दिखा रखी है। तो ये क्या इंस्पेक्शन है। ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिटर ने देखा कि कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो कि क्या डैमेज है, लेकिन ऑडिटर ने क्या कर रखा है, उसको भी क्या कर रखा है, अपनी बुक्स में दिखा रखा है। तो ये क्या है इंस्पेक्शन, कि एसेट की कंडीशन वगैरह क्या है, ये देखना भी क्या है इंस्पेक्शन। उसके बाद है रिकैलकुलेशन। इसका नाम से पता चलता है, नाम ही क्या है, रिकैलकुलेशन। ऑडिटर क्या करेगा, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करेगा। जैसे ऑडिटर ने देखा कि जिस एंटिटी में ऑडिट करो उसके P&L में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है, कुछ डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है। तो ऑडिटर को चेक करना है कि जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये जो डेप्रिसिएशन आ रहा है सही है कि नहीं। तो ऑडिटर क्या कर ले, खुद से कैलकुलेट करके देख ले। इस तरह से ऑडिटर चेक कर लेगा। फिर री परफॉर्मेंस, ये क्या होता है, ये होता है कंट्रोल्स का। देखो कंट्रोल्स का,
देखो एक हमारी प्रोसीजर थी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसमें भी ये क्या होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्या होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ऑडिटर क्या करता है, ये चेक करता है कि एंटिटी के जो कंट्रोल्स हैं वो वास्तव में अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर नहीं, मतलब एंटिटी के कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है, ये ऑडिटर चेक करता है। तो ये कैसे करता है, रीपरफॉर्मेंस करके। नेक्स्ट आया एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब ये क्या होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इसको हम डिटेल में देखेंगे कहाँ पे, SA 505 में। अभी हम SA 505 जब रिवाइज करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे डिटेल में एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती क्या है। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ऑडिटर क्या करता है, मान लो बैलेंस शीट के अंदर कोई क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा है, डेटर का बैलेंस आ रहा है, इनको ऑडिटर क्या कर लेता है, थर्ड पार्टी से ही कंफर्म कर लेता है। ऑडिटर का मान लो ऑडिटर ने देखा कि एक एंटिटी की बुक्स में एक राम नाम का क्रेडिटर आ रहा है। ऑडिटर ने क्या देखा, एंटिटी की बुक्स में एक राम नाम का क्रेडिटर आ रहा है 5 लाख का। तो ऑडिटर क्या करेगा, उस राम नाम के क्रेडिटर से ही, उस थर्ड पार्टी से ही कंफर्म कर लेगा कि क्या तू वास्तव में एंटिटी से 5 लाख रुपीज मांगता है कि नहीं मांगता, उससे ही कंफर्म कर लेगा। तो यही होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और नेक्स्ट है लास्ट है क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसको हम डिटेल में कहाँ देखेंगे, SA 520 में देखेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर को। इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ऑडिटर क्या करता है, इसके अंदर ऑडिटर क्या करता है, ट्रेंड एनालिसिस कर लेता है, रेशियो एनालिसिस कर लेता है। उसके बाद देखता है कि पिछले सालों इस साल में कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही ना, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस तो नहीं आ रही ना। उसके बाद ऑडिटर क्या करता है, आगे की प्रोसीजर्स करता है। तो ये हैं कुछ मेथड। अब देखो मैंने ये बताए मेथड कौन कौन से होते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं। ऑडिट एविडेंस ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करता है, प्रोसीजर्स लगा के। 2 प्रोसीजर होती हैं, रिस्क असेसमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन अब रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्रोसीजर कैसे करेगा ऑडिटर, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा कैसे, तो उसके यहाँ पे कुछ मेथड दे रखे थे। ये 7 मेथड्स यहाँ पे बता रखे हैं। तो देखो ये जो पहले 2 मेथड हैं कौन कौन से, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन। ये तो ऑडिटर को चाहे वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो, दोनों में लगते हैं। कौन से, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन। ये 2 ऐसे मेथड हैं जो कि दोनों में काम आते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी। अब ये जो इंस्पेक्शन है और रिकैलकुलेशन है, ये कहाँ काम आता है, TOD। देखो कहाँ काम आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने में। देखो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी हमने देखा था, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया था। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी क्या क्या होती है, कोई होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक होता है TOD, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो इंस्पेक्शन और रिकैलकुलेशन ये किस में काम आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने में। रीपरफॉर्मेंस ये किस में काम आता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने में। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने में क्या काम आता है, रीपरफॉर्मेंस। फिर आया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये भी किस में काम आता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। और आया एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी क्या है, ये है अपनी सब्सटेंटिव प्रोसीजर की सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये भी होती क्या है, ये डिटेल में हम ऐसे 520 में देखेंगे। तो मेथड्स भी कंप्लीट हुए कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कैसे करता है, ये भी हमने देख लिया। जिसमें से मैंने आपको पहले बताया भी था कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने में ऑडिटर क्या क्या यूज करता है, एक तो इंक्वायरी यूज करता है, एक ऑब्जर्वेशन यूज करता है और एक एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करता है। बस ये 3 प्रोसीजर यूज करता है किसके अंदर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और बाकी जितने भी प्रोसीजर वो कहाँ काम आती है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। अब आगे चलो, ये फालतू है, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस स्टैंडर्ड का जो कराने जा रहा हूं मैं आपको, यूजिंग दी वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज ऑडिट एविडेंस। तो इसके लिए तो सबसे पहले ये समझना होगा कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट है क्या। वैसे ये टॉपिक हमें बताएगा क्या, ऑडिटर ये देखना चाह रहा है कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है ना, तो ऑडिटर ये देखना चाह रहा है क्या ऑडिटर उसके काम पे विश्वास कर सकता है क्या, कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जो काम करके दिया है क्या ऑडिटर उस काम पे विश्वास कर सकता है क्या। तो सबसे पहले देखो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है क्या है। तो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है ये क्या करता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट करता क्या है, मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम करता है, वो काम नहीं करता। ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट कभी भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता। ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट बंदा होता है ये कभी भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में एक्सपर्ट नहीं होता। फिर आप बोलोगे सर ये करता क्या है, आपने तो अभी भी बताया कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ये क्या करता है, मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है। तो कैसे करता है, तो देखो ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है किस चीज में एक्सपर्ट होता है, वैल्यूएशन करने में। असेट्स का वैल्यूएशन करना हो कि इस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो ये काम करके देगा कौन, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मान लो कुछ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वगैरह निकालने, मतलब कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट की कैलकुलेशन करनी है, कौन करके देगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मान लो एंटिटी पे कुछ केसेज वगैरह चल रहे हैं, उसमें एंटिटी को कितना क्लेम आ सकता है, थर्ड पार्टी को कितना क्लेम पे करना पड़ सकता है, एंटिटी को कितना नुकसान हो सकता है, वो कैलकुलेशन कौन करके देगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अब ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर को ये चेक करना है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो कैलकुलेशंस करके दी है। जैसे एग्जांपल लूं, ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी की बैलेंस शीट में एक आ रहा है प्रोविजन, क्या, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। कितने का आ रहा है, ऑडिटर ने देखा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी आ रहा है कितने का, 20 लाख का। ये कैलकुलेशन किसने करके दी, ऑडिटर ने देखा ये कैलकुलेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने करके दी है। तो ऑडिटर को देखना है क्या मैं इस कैलकुलेशन पे विश्वास कर लूं
कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी वास्तव में 20 लाख है, ऑडिटर को ये चेक करना है, क्या इसमें मैं विश्वास कर लूँ क्या, ये ऑडिटर को चेक करना है। तो अब ऑडिटर ये करेगा कैसे, वो हम देखने जा रहे हैं कि ऑडिटर इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे विश्वास कर सकता है क्या, वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को चेक करने जा रहे हैं। तो कैसे चेक करेगा ऑडिटर कि क्या ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, उस एक्सपर्ट बंदे की क्या देखेगा, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखेगा। क्या देखेगा, उस एक्सपर्ट बंदे की कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑडिटर देखेगा कि जिस एक्सपर्ट के काम को मैं यूज करने जा रहा हूँ क्या उस एक्सपर्ट बंदे में वास्तव में ज्ञान भी है क्या, ऐसे तो नहीं कि वो लल्लू पंजू बंदा है, क्या उसकी औकात है काम करने की, ये देखेगा। और क्या देखेगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेगा। और क्या देखेगा, उस एक्सपर्ट बंदे की ऑब्जेक्टिविटी देखेगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो एक्सपर्ट बंदा अनबायस्ड होकर तो काम करता है ना, ये चेक करना उसको ये चेक करना है कि ये एक्सपर्ट बंदा ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट की चाटुकारिता करता हो। अगर मान लो ऑडिटर को पता चल गया कि एक्सपर्ट बंदा क्या करता है, मैनेजमेंट की चाटुकारिता करता है, तो आप खुद बताओ उसने जो कैलकुलेशन करके दी है क्या ये कैलकुलेशन उसने अपने ज्ञान के बल पे करके दी होगी या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करके दी होगी। अगर वो बंदा क्या करता होगा, मैनेजमेंट की चाटुकारिता करता होगा, तो उसने कैलकुलेशन कैसे करी होगी, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करी होगी। इस काम से ऑडिटर चेक करता है। अब आप बोलोगे सर ये ऑडिटर चेक कैसे करेगा कि जो एक्सपर्ट बंदा है उसमें ज्ञान है कि नहीं और वो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं, ऑडिटर ये बातें चेक कैसे करेगा। तो देखो ये कैसे करेगा ऑडिटर चेक। सबसे पहले तो ऑडिटर देखेगा वो क्या एक्सपर्ट बंदे की क्वालिफिकेशन, कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक्सपर्ट बंदा बस 12वीं पास है, कि मैनेजमेंट जिस बंदे से एक्सपर्ट का काम करवा रहे हो 12वीं पास है, ऐसा तो नहीं है। तो ऑडिटर सबसे पहले तो उसकी क्वालिफिकेशन देखेगा। और क्या देखेगा, पब्लिश्ड बुक बाय डायरेक्ट एक्सपर्ट। अब ये देखेगा ऑडिटर कि जो एक्सपर्ट बंदा है, इस एक्सपर्ट बंदे ने अपनी फील्ड से रिलेटेड, कि जिस फील्ड में ये एक्सपर्ट है उस फील्ड से रिलेटेड क्या इसने कुछ बुक्स वगैरह पब्लिश कर रखी हैं। अगर मान लो इसने कुछ बुक्स वगैरह पब्लिश कर रखी हैं तो ऑडिटर क्या मानेगा, हाँ भाई इसने बुक्स वगैरह पब्लिश कर रखी है, यानी वास्तव में इसमें ज्ञान तो है। ऑडिटर क्या समझ जाएगा कि इसने क्या कर रखी है, बुक्स वगैरह भी पब्लिश कर रखी है, यानी वास्तव में इसके अंदर ज्ञान तो है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ईजी पॉइंट है, क्या देखेगा ऑडिटर, पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। ऑडिटर देखेगा क्या मेरा इसके साथ प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है क्या, पर्सनल मेरे इसके साथ कोई एक्सपीरियंस है क्या। मान लो ऑडिटर ने इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ पहले से भी काम करा हुआ है। जब ऑडिटर ने इसके साथ मान लो पहले से काम करा हुआ है तो ऑडिटर को पहले से ही पता होगा कि इस बंदे में ज्ञान है कि नहीं। इस कारण से बोला गया कि ऑडिटर ये चेक करेगा और क्या कर लेगा, उस एक्सपर्ट से खुद ही डिस्कस करके पता लगा लेगा। डिस्कस करने से देखो ऑडिटर को सारी बातें पता चल जाएगी, डिस्कस करने से भी पता चल जाएगा उसमें ज्ञान है कि नहीं, और डिस्कस करने से ये भी पता चल जाएगा कि एक्सपर्ट बंदा मैनेजमेंट की चाटुकारिता तो नहीं करता। इस तरह से ऑडिटर पता लगा लेगा कि इस एक्सपर्ट बंदे में वास्तव में ज्ञान है कि नहीं और ये ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं। अब जैसे ऑडिटर ने पता लगा लिया कि हाँ भाई इस एक्सपर्ट बंदे में ज्ञान है और ये ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फिर ऑडिटर क्या करेगा, जो काम एक्सपर्ट बंदा करता है, जो काम एक्सपर्ट बंदा कर रहा है उसके काम की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेगा। उसके काम की क्या कर लेगा, खुद भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेगा कि वो किस तरह से एजम्पशन वगैरह लेता है, किस तरह से डाटा यूज करता है। उसके काम की, वो जो भी काम करे उसके काम की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेगा। अब लास्ट में ऑडिटर को क्या करना है, अब ये देखना ऑडिटर को कि एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया है, क्या काम करके दिया है, उसने प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी को निकाल के दिया, कितने का, 20 लाख का, कि ये जो उसने 20 लाख का काम करके दिया है, जो कैलकुलेशन करके दी है, क्या मैं इस पर रिलाई कर लूँ, क्या है ये काम जो उसने करके दिया है ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करेगा, तो ऑडिटर देखेगा सोर्स डाटा, सबसे पहले देखेगा सोर्स डाटा रीजनेबल है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, ये देखेगा सोर्स डाटा कि इस एक्सपर्ट बंदे ने प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी निकालने के लिए जो सोर्स डाटा यूज करा है, वो सोर्स डाटा ही से यूज करा है कि नहीं करा। अगर मान लो इसने सोर्स डाटा ही गलत यूज कर लिया, जैसे ग्रेचुइटी निकालने के लिए चाहिए सैलरी की डिटेल्स, तो इसने मान लो सैलरी की डिटेल्स ही गलत ले ली, तो ऑडिटर बताओ इसके काम पे रिलाई करेगा या फिर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा है अजम्पशंस, कि इस एक्सपर्ट बंदे ने इस ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन करने के लिए जो भी अजम्पशंस ली। अब देखो जब भी ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन होती है कई सारी अजम्पशन लेनी होती है कि रिटायरमेंट एज क्या होगी, एम्प्लॉइज कितने दिन आएंगे, कितने दिन जाएंगे, इस तरह से कई सारी क्या लेनी पड़ती हैं, कई सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। तो ऑडिटर ये देखेगा कि इस एक्सपर्ट बंदे ने जो अजम्पशंस ली हैं वो रीजनेबल है कि नहीं, ऐसे तो नहीं कि इस एक्सपर्ट बंदे ने जो अजम्पशंस ली हैं वो हवा में ले ली हूँ। तो अगर मान लो ऑडिटर ने देखा कि अजम्पशन हवा में ले रखे हैं तो ऑडिटर इसके काम पे रिलाई नहीं करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, अदर ऑडिट एविडेंस लेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। फिर देखो लास्ट क्या है कंक्लूजन। अगर ऑडिटर ने देखा कि एक्सपर्ट बंदे ने, देखो ऑडिटर ने देखा कि एक्सपर्ट बंदा क्या है, उस ज्ञानी भी है,
वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो भी कर रहा है। और फिर ऑडिटर ने देखा कि एक्सपर्ट बंदा क्या कर रहा है, जो सोर्स डाटा यूज कर रहा है, जो जम्पशन यूज कर रहा है, ये भी क्या है, रीजनेबल और रिलायबल है। तो जो एक्सपर्ट बंदा कंक्लूजन निकाल के दे रहा है वो भी ऑडिटर क्या मान लेगा कि कंक्लूजन भी क्या है, सही है। बस इसमें ऑडिटर एक काम और कर लेता है, कंक्लूजन सही तो मान लेता है लेकिन एक चीज और देख लेता है, एक बार ये चेक कर लेता है कि इस मैनेजमेंट के बंदे ने, इस एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया है कितना निकाल के दिया। देखो एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में 20 लाख क्या निकाल के दिया है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। तो इसको ऑडिटर क्या कर लेता है, कंपेयर कर लेता है किससे, अदर ऑडिट एविडेंस से। कि ऑडिटर जो अदर ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर जो भी अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है उससे ऑडिटर क्या कर लेता है, इसको कंपेयर कर लेता है और देख लेता है कि जो एक्सपर्ट बंदे ने कैलकुलेशन करके दिया है और मैंने अदर ऑडिट एविडेंस से पता लगाया है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, क्या ये दोनों कंसिस्टेंट है, क्या ये दोनों कंसिस्टेंट है क्या। इस तरह से भी ऑडिटर चेक कर लेता है। तो ये हो गई पूरी प्रोसीजर्स कि ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को ये देखना है कि एक्सपर्ट बंदा, कि मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बंदा जो काम करके दे रहा है क्या मैं उस पर रिलाई कर लूँ क्या, उसके काम को यूज कर लूँ क्या। तो ऑडिटर ऐसे हवा में यूज नहीं कर सकता, उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो एक्सपर्ट बंदा है वो ज्ञानी भी है क्या, और क्या वो ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो तो करे ना, वो मैनेजमेंट का चाटुकार तो नहीं है ना। तो ये ऑडिटर को दो बातें चेक करनी है। फिर ऑडिटर को क्या करना है, एक्सपर्ट बंदा जो काम करके दे रहा है उसके काम की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। और लास्ट में चेक लेना है कि एक्सपर्ट बंदे ने जो काम करके दिया है, जो कैलकुलेशन करके दिया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो वो कैसे करेगा मैंने आपको बता दिया। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कौन सा, थ्रेट्स टू मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिविटी। तो आप बोलोगे सर ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हमने देखा ऑडिटर क्या चेक करता है कि ये एक्सपर्ट बंदा ज्ञानी है क्या, और ये ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो ये ऑब्जेक्टिविटी चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस काम से ऑडिटर देखेगा कि इस एक्सपर्ट बंदे की ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट्स तो नहीं आ रहे ना। अब देखो आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ऑडिटर पे भी क्या होते हैं, ऑडिटर खुद पे भी देखता है कि मेरी इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट्स तो नहीं आ रहे क्या। और अगर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट आते हैं तो ऑडिटर क्या कर लेता है, कुछ सेफगार्ड्स लगाता है उनको उठाने के लिए। इस तरह से ही ऑडिटर को ये देखना है कि इस एक्सपर्ट बंदे की ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट्स तो नहीं आ रहे ना, और अगर आ रहे हैं तो क्या इसने कुछ सेफगार्ड्स लगाए उनको रिड्यूस करने के लिए। तो ये ऑडिटर को चेक करना है। तो ये लिखा ऑडिटर, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑडिटर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए ऑडिटर करेगा क्या, ये यहाँ पे लिख रखा है। ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से डिस्कशन करेगा। अब बताओ, जब ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कशन करेगा और मैनेजमेंट एक्सपर्ट से डिस्कशन करेगा तो ऑडिटर को पता लग जाएगा कि इस मैनेजमेंट में, उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप तो नहीं है जिससे कि थ्रेट्स आ रहे हों। ऑडिटर को पता लग जाएगा थ्रेट्स आ रहे हों। ऑडिटर को पता चल गया कि कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं तो ऑडिटर से पूछेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा कि आपने फिर क्या सेफगार्ड्स लगाए थ्रेट्स को उठाने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछा तो पता लगा कि जो एक्सपर्ट बंदा था इसके पास क्या थे, मैनेजमेंट के शेयर्स थे, इसके पास क्या थे, इस एंटिटी के, इस एक्सपर्ट बंदे के पास शेयर्स थे। तो फिर ऑडिटर ने पूछा मैनेजमेंट से क्या फिर आपने इस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए क्या सेफगार्ड लगाए। तो मैनेजमेंट ने बता दिया कि मैंने क्या किया, मतलब क्या किया, इस एक्सपर्ट बंदे को बोला, मैंने एक्सपर्ट बंदे को बोला कि तू क्या कर, इन शेयर्स को बेच दे। और एक्सपर्ट ने क्या करा, इस एक्सपर्ट बंदे ने क्या किया, इन थ्रेट्स को बेच भी दिया। इस तरह से हमने इन थ्रेट्स को रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह से ऑडिटर डिस्कस करके पता लगा लेगा कि एक्सपर्ट बंदा वास्तव में ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस तरह से पता लगा लेगा। और ऑडिटर को मान लो पता लगता है डिस्कशन के बाद, क्या पता लगता है, किन से डिस्कशन करने के बाद, मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट एक्सपर्ट से डिस्कशन करने के बाद अगर ऑडिटर को पता लगता है कि एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी पे थ्रेट्स तो आ रहे हैं लेकिन इन्होंने कोई भी सेफगार्ड नहीं लगाया, इन्होंने इन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए कोई भी सेफगार्ड नहीं लगाया, तो ऑडिटर क्या करेगा, इस मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बंदा है इसके काम पे कभी भी दिलाई नहीं करेगा। बस ये काम करना ऑडिटर को। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो, ये भी एकदम लॉजिकल टॉपिक है। ये क्या है, मैटर्स अफेक्ट दी एंटी ऑफ अबाउ प्रोसीजर्स। यहाँ पे हम वो मैटर्स देखने जा रहे हैं जिससे ऑडिटर को क्या पता चल जाएगा, हम वो मैटर्स देखने जा रहे हैं जिनसे ऑडिटर को ये पता लग जाएगा कि ये जो ऊपर वाले काम ऑडिटर को करने हैं, इतने सारे काम यहाँ पे मैंने आपको बताए थे, ये ऊपर वाले काम ऑडिटर को करने हैं, इनमें ऑडिटर ज्यादा मेहनत करे या कम करे। ऑडिटर को बताओ क्या करना होता है। ऑडिटर ने देखा कि मैनेजमेंट क्या करवा रहा है, अपने कुछ काम मैनेजमेंट एक्सपर्ट से करवा रहा है, तो ऑडिटर क्या करता है, उस एक्सपर्ट को चेक करता है कि मैं इसके काम पे रिलाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ऑडिटर ये सारी मेहनत करता है, उसको देखता है कि उसमें ज्ञान है कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेता है, फिर देखता है कि उसने सही से कैलकुलेशन करी है कि नहीं, उसका काम एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये सारे काम में ऑडिटर को कितनी मेहनत करनी है वो भी तो ऑडिटर देखेगा कि ये सारे काम में ज्यादा मेहनत करूं या फिर कम मेहनत करूं। तो ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देखो, सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर। अब ऑडिटर ने देखा कि जिस एरिया में मैं एक्सपर्ट के काम पे रिलाई करने जा रहा हूं, ऑडिटर ने देखा जिस काम के लिए मैं एक्सपर्ट के काम पे रिलाई करने जा रहा हूं वो मैटर क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो अगर ऐसा मैटर है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऊपर वाली मेहनत ज्यादा करेगा,
और अगर वो मैटर बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम सिंपल है, तो ऑर्डर ऊपर वाली मेहनत कम करेगा। दूसरा एकदम लॉजिकल, क्या आरओएमएम इन द मैटर, कि जिस मैटर की रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करना चाह रहा है, एक्सपर्ट के काम को यूज करना चाह रहा है, वहां पे रिस्क कितनी है, ऑडिटर देखेगा कि वहां पे रिस्क कितनी है। अगर मान लो उस मैटर में ऑडिटर ने आरओएमएम निकाली थी बहुत ज्यादा, उस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर ने जो रिस्क निकाली थी वो क्या निकाली थी, बहुत ज्यादा निकाली थी, तो ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में ऑडिटर को ऊपर वाले काम बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ये सारे काम बहुत ज्यादा करना पड़ेंगे। लेकिन मान लो जिस मैटर की रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करने जा रहा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करने जा रहा है, वहां पे रिस्क बहुत कम है, ऑडिटर ने आरओएमएम निकाली, रिस्क बहुत कम है, तो ऑडिटर ऊपर वाली जो मेहनत की काम है ना, ये बहुत कम करेगा। ऑडिटर ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करेगा अगर रिस्क कम है तो, लेकिन रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा मेहनत। फिर ऑडिटर देख रहा है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस। अब ऑडिटर देखा है जिस मैटर की रिगार्डिंग मैं एक्सपर्ट के काम पे रिलाई करना चाह रहा हूं, क्या उस मैटर पे क्या मेरे को अल्टरनेटिव एविडेंस भी मिल सकता है क्या। अगर ऑडिटर को अल्टरनेटिव एविडेंस मिल सकता है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऊपर वाले काम कम करेगा, क्या करेगा, वहां पे मेहनत कम करेगा। क्यों, ऑडिटर अल्टरनेटिव एविडेंस भी ले सकता है इस कारण से। फिर देखो एक और बता देता हूं, ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस, ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब बताओ ऑडिटर ने इस एक्सपर्ट के साथ अगर पहले से ही काम कर रखा है तो ऑडिटर को पहले से ही पता होगा इस एक्सपर्ट में कितना ज्ञान है, इस एक्सपर्ट में कितना ज्ञान है, तो ऑडिटर को पहले से ही पता होगा, इसलिए ऑडिटर को ऊपर वाले काम कम करने होंगे। एक और देख लो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड की ऑडिटर को कितनी नॉलेज है। ये क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट, कि जिस फील्ड में ये बंदा एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में ऑडिटर की कितनी नॉलेज है। अगर मान लो इस फील्ड में ऑडिटर की नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, तो बताओ ऑडिटर ऊपर वाले काम क्यों करेगा ज्यादा, ऑडिटर खुद ही काम कर लेगा। ऑडिटर क्या कर लेगा, खुद ही अपनी नॉलेज करके क्या कर लेगा, अपनी नॉलेज लगा करके क्या कर लेगा, एविडेंस ले लेगा, पता लगा लेगा कि एंटिटी ने जो अमाउंट दिखाया है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन मान लो ऑडिटर को नॉलेज ही नहीं है, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के काम पे रिलाई करना पड़ेगा। अब जब ऑडिटर को मैनेजमेंट के काम पे रिलाई करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले काम भी ज्यादा करने पड़ेंगे। तो अगर ऑडिटर को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो ऑडिटर को ऊपर वाले काम ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन ऑडिटर को खुद को ही नॉलेज है, खुद को ही ज्ञान है, तो ऑडिटर को इतने सारे काम नहीं करने, क्योंकि ऑडिटर खुद ही क्या कर लेगा, कैलकुलेशन वगैरह कर लेगा। तो देखो ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ। एक बार इसको हम स्पीड से कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फालतू डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है, ऑडिट एविडेंस की फालतू है ये। फिर आया क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होती है, वही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या आते हैं। फिर क्या क्या मेथड्स ऑडिटर यूज करता है, क्या क्या होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, वही रिकैलकुलेशन, दी परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस स्टैंडर्ड का, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज ऑडिट एविडेंस। तो ये तो दे रखी सबसे पहले डेफिनेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, ये एकदम फालतू डेफिनेशन ओनली रीड, बाकी जो भी पॉइंट है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। ये दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एक इसमें फोर्थ वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको सारे पढ़ा दिए कि ऑडिटर क्या क्या करेगा, कि वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे रिलाई कर सकता है, कि उसके लिए क्या क्या करेगा, उसकी औकात देखेगा, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेगा और लास्ट में देखेगा उसका काम अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अब उसकी औकात कैसे देखेगा यहाँ पे बता रखी है, फिर उसका काम अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो कैसे चेक करेगा, ये यहाँ पे बता रखा है। फिर ऑब्जेक्टिविटी वाला, ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक करेगा, ये यहाँ पे बता रखा है, मैंने आपको सारा बता दिया। और फिर वो मैटर्स जिससे कि ऑडिटर पता लगाएगा कि इसको ऊपर वाले काम ऑडिटर को ज्यादा करने हैं या फिर कम करने हैं। इसके लिए आप एक मेमोरी ऑडिट बना लो, पेरेंट। देखो पी से हो गया प्रीवियस एक्सपीरियंस, ए से हो गया ऑडिटर्स नॉलेज, आर से हो गया आरओएमएम, ई से हो गया एम्प्लॉयड और एंगेज्ड है, एन से हो गया नेचर कॉम्प्लेक्सिटी और टी से हो गया टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। वैसे ये जो स्टैंडर्ड है ऐसे 500 एकदम सी कैटेगरी है, लेकिन अगर इसमें ऐसे कभी पूछना चाहे तो पूछेगा तो इस टॉपिक से ही पूछेगा, ज़्यादातर मैनेजमेंट एक्सपर्टीज से ही पूछता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, तो ये वाला टॉपिक, सेकंड टॉपिक और एक फोर्थ टॉपिक। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। देखो नेक्स्ट है अपना SA 501, इसका नाम क्या है, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। अब आप बोलोगे सर अभी हमने देखा है 500, उसका नाम क्या था, ऑडिट एविडेंस, ये भी क्या है, ऑडिट एविडेंस, तो दोनों में अंतर क्या है। वो क्या बताता था, ऑडिट एविडेंस की ऑडिटर क्या करना है, ऑडिट एविडेंस लेने हैं, वो कैसे कैसे लेगा, कुछ प्रोसीजर्स लगा के हमने देखा, इंक्वायरी वगैरह ये सब करके। अब यहाँ पे बता रहा है ऑडिटर क्या लेने हैं, ऑडिट एविडेंस लेने हैं, लेकिन किसके रिगार्डिंग, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के रिगार्डिंग ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कैसे लेगा। अब आप बोलोगे क्या सर ये जो हम स्पेसिफिक आइटम देखने जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे ऑडिटर कोई अलग प्रोसीजर लगाएगा क्या, ऊपर हमने देखा था क्या क्या प्रोसीजर लगाता है, इंक्वायरी करता है, इंस्पेक्शन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है,
तो यहाँ पे कुछ अलग प्रोसीजर्स नहीं लगाएगा, यहाँ पे भी ऑडिटर वही करेगा, इंक्वायरी करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, रिकैलकुलेशन करेगा, वही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आईसीएन इनको डिटेल में बता रखा है, एकदम डिटेल में बता रखी है क्या क्या ऑडिटर को करना है। अभी स्पेसिफिक आइटम्स है कौन कौन से सिलेक्टेड आइटम्स जिनकी हमको स्पेशली सीखना है कि वहाँ पे ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कैसे गैदर करेगा। तो यहाँ देखो कौन कौन से, तो इन्वेंट्री, हम एक तो ये सीखेंगे कि ऑडिटर इन्वेंट्री के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस कैसे लेगा। फिर हम सीखेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम्स की एंटिटी पे जो केसेज वगैरह चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कैसे लेगा। और फिर हम सीखेंगे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कैसे लेगा। सबसे पहले आया इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर इन्वेंट्री क्या है, मटेरियल है, तो ऑडिटर को क्या लेने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं। किसके रिगार्डिंग, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। कब, अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो। अब यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है मटेरियल है, तो मैंने आपको बताया था 320 में मटेरियलिटी, अगर कोई भाई आइटम मटेरियल ही नहीं है तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर मेहनत करता ही नहीं है। इस कारण से बोला अगर मटेरियल है तो ऑडिटर को क्या करना है, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं। लेकिन अब लेगा कैसे एविडेंस, तो बताया कैसे लेने इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, बाय अटेंडिंग दी फिजिकल काउंटिंग। क्या करके, फिजिकल काउंटिंग अटेंड करके। आप बोलोगे फिजिकल काउंटिंग क्या होती है, तो इन्वेंट्री की क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है ना, क्या करता है, उसको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करवानी पड़ती है। हर ईयर एंड क्या करता है, फिजिकल काउंटिंग करवाता है मैनेजमेंट, हर ईयर एंड पे इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करवाता है। तो ऑडिटर को क्या करना है, उस फिजिकल काउंटिंग को अटेंड करना है और फिर वहां पे चेक करना है, काउंटिंग देखनी है कि जो बैलेंस शीट में अमाउंट आ रहा है और जो काउंटिंग में अमाउंट मिला है वो दोनों सेम है क्या, ये ऑडिटर को चेक करना होता है। तो देखो ऑडिटर कैसे करेगा, एविडेंस कैसे लेगा, फिजिकल काउंटिंग अटेंड करके। अब ऑडिटर ने फिजिकल काउंटिंग तो अटेंड कर ली, लेकिन फिजिकल काउंटिंग अटेंड करके ऑडिटर करेगा क्या। अब देखो ऑडिटर वहां पे क्या क्या करना है। सबसे पहले तो उसे देखना है मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएट करना है कि मैनेजमेंट, बताओ मैनेजमेंट खुद तो फिजिकल काउंटिंग करेगा नहीं, किन से करवाएगा, अपने एम्प्लॉय से करवाएगा। तो मैनेजमेंट काउंटिंग के लिए अपने एम्प्लॉय को जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनको इवैल्यूएट करेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। फिर उसे क्या करना है, सेकंड उसे करना है, ऑडिटर को क्या करना है, काउंटिंग को ऑब्जर्व करना है। मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दी अपने एम्प्लॉयज को, फिर एम्प्लॉयज बताओ क्या करेंगे, काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को ये देखना है क्या एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काउंटिंग कर दे कि नहीं करे। फिर ऑडिटर ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज अकाउंटिंग कर दे कि नहीं कर दे। अब ऑडिटर को साथ ही साथ ये भी देखना है, ऑडिटर क्या करना है, इन्वेंट्री का इंस्पेक्शन भी करते रहना है। इन्वेंट्री का क्या करना है, ऑडिटर को इंस्पेक्शन भी करना है। मतलब ऑडिटर को ये देखना है कि वहां पे ऐसी कोई इन्वेंट्री तो नहीं है जो डैमेज इन्वेंट्री हो, और ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयज उनकी भी काउंटिंग कर रहे हो, तो ऑडिटर को इंस्पेक्शन भी करना है। और लास्ट में देखो क्या बता रखा है, ऑडिटर को क्या करना है, परफॉर्म दी टेस्ट काउंट्स। क्या लिखा है यहाँ पे, परफॉर्म दी टेस्ट काउंट्स, कि मान लो एम्प्लॉयज ने क्या कर ली, अपनी काउंटिंग तो कर ली, लेकिन फिर ऑडिटर भी क्या कर ले, रैंडम बेसिस पे कुछ लोड्स खुद भी कैलकुलेट कर ले और चेक करे कि एम्प्लॉयज ने जो काउंट किया था वही काउंटिंग मेरे द्वारा हो रही है क्या। अगर मान लो एम्प्लॉयज ने एक लोट में चेक करा था कि वहाँ पे कितनी इन्वेंट्री 500 इन्वेंट्री है, तो ऑडिटर खुद भी चेक कर ले इस लोट को और देखे कि यहाँ पे वास्तव में 500 है कि नहीं, जिससे पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयज गलत चेकिंग तो नहीं कर रहे, गलत काउंटिंग तो नहीं कर रहे, इस तरह से। अब देखो, आप ध्यान से देखो हुआ क्या, हम क्या देख रहे हैं, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग ऑडिटर ऑडिट एविडेंस लेगा क्या, कैसे लेगा वो हम देख रहे हैं। अब बताओ क्या ऑडिटर ने कुछ अलग चीज करी क्या, जब ऑडिटर ने इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, जब ऑडिटर क्या कर रहा है, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग एविडेंस ले रहा है, तो बताओ ऑडिटर कर क्या रहा है, देखो क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, पहले दो केस में तो क्या कर रहा है, पहले 2 पॉइंट में ऑब्जर्वेशन, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, इंस्पेक्शन, और इसमें क्या कर रहा है, रिकैलकुलेशन। बताओ क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रिकैलकुलेशन। मतलब जो अभी अभी हमने ऐसे 500 में मेथड्स पढ़े हैं वही मेथड यूज कर रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा। बस आईसीएन ने क्या कर दिया, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग डिटेल में बता दिया कि ऑडिटर को क्या क्या करना है। तो ये सारे काम ऑडिटर को करने रहेंगे। अब देखो ऑडिटर ने ये सारे काम तो कर लिए, अब क्या होगी, काउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब ऑडिटर को क्या करना है, काउंटिंग कंप्लीट होती है, ऑडिटर को चेक करना है, ऑडिटर को क्या चेक करना है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेंट्री अमाउंट आ रहा है और जो काउंटिंग में आया है वो दोनों सेम तो है ना, वो दोनों सेम तो है ना, ये ऑडिटर को क्या करना है, क्रॉस चेक कर लेना है। बस ये यहाँ पे बता रखा है। तो ये हो गई हमारी इन्वेंट्री की एक तरह से प्रोसीजर कंप्लीट। लेकिन इसमें क्या है, कुछ स्पेशल केसेज भी हैं इन्वेंट्री के अंदर, क्या है, कुछ स्पेशल केसेज हैं, वो देखो एकदम लॉजिकल केस है। पहले क्या है, पहला केस क्या है कि इफ काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग होती है जनरली कब होती है, ईयर एंड पे 31 मार्च पे, और ऑडिटर को मतलब भी किससे रहता है, 31 मार्च की डेट से। क्यों, क्योंकि ऑडिटर को क्या देखना है, बैलेंस शीट डेट का अमाउंट। ऑडिटर को देखना है कि बैलेंस शीट में जो अमाउंट आ रहा है वो सही है कि नहीं। लेकिन मान लो अगर काउंटिंग कब होती है, 31 मार्च को नहीं होती, कब हो जाती है, अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल ले लो 5 अप्रैल को ही, तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एकदम लॉजिकल पॉइंट लिख रखा है, क्या लिख रखा है, ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा इसमें वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड फाइनेंशियल डेट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। तो अगर ये वाला केस हो जाता है, काउंटिंग दूसरी तारीख को होती है,
तो ऑर्डर को ऊपर वाले काम तो करने ही रहेंगे फिजिकल काउंटिंग में, ऊपर वाले काम तो ऑर्डर सारे करेगा ही करेगा, लेकिन ऑर्डर को ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो इन्वेंट्री में चेंजेस हुए हैं कब से लेकर कब तक, बैलेंस शीट डेट से लेकर के काउंट डेट तक इन्वेंट्री में चेंजेस हुए। आप बोलोगे सर इन्वेंट्री में चेंजेस कैसे होंगे, ये बताओ। एंटिटी के पास जो इन्वेंट्री है वो सिर्फ देखने के लिए छोड़ना है, दिखाने के लिए छोड़ना है। एंटिटी क्या करेगी, उनको बेचेगी भी, और हो सकता है कि एंटिटी कुछ परचेज भी कर ले, यानी चेंजेस हो सकते हैं। इस काम से बोला गया ऑर्डर ये देखेगा कि एंटिटी में जो कि काउंट डेट से लेकर के काउंट डेट और बैलेंस शीट डेट में इनके बीच में इन्वेंट्री में जो भी चेंजेस हुए हैं क्या वो प्रॉपर्ली एडजस्ट किए गए हैं कि नहीं किए गए। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्डर चेक कैसे करेगा, ये ऑर्डर चेक कैसे करेगा, तो ये यहाँ पे बता रखा है नीचे। तो ऑर्डर सबसे पहले तो देखेगा परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स क्या प्रॉपर्ली एडजस्टेड कर दिए गए कि नहीं कर दिए गए, एक तो ऑर्डर ये देखेगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स क्या है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि बैलेंस शीट डेट और काउंट डेट के बीच में, बैलेंस शीट डेट और काउंट डेट के बीच में जो भी इन्वेंट्री में चेंजेस हुए हैं, जो भी इन्वेंट्री का परचेस और सेल हुआ है, क्या उसे ऐड और लेस कर दिया गया है, क्या उसे प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया गया है क्या, ये ऑर्डर को चेक करना है। फिर देखो क्या बताएगा, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स रिलायबल है कि नहीं, ऑर्डर ये देखेगा। अब ऑर्डर ये भी देखेगा कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के द्वारा बताए गए हैं ये रिलायबल तो है ना, या ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ने फर्जी बता दी हूँ। क्यों बता दी, जैसे एग्जांपल लूँ, बैलेंस शीट डेट कोई इन्वेंट्री कितनी दिखती है, मान लो 2500 यूनिट, और मान लो काउंट डेट कौन सी है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या हुआ, काउंटिंग हुई, इस दिन कितनी इन्वेंट्री मिली 2000। अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो बैलेंस शीट डेट और बैलेंस शीट डेट तो क्या थी अपनी 31 मार्च होती है, लेकिन काउंटिंग कब हुई है 5 अप्रैल को, तो इनके बीच में क्या हो सकती है, इन्वेंट्री चेंज हो जाती है परचेस और सेल के कारण। तो देखो अब मान लो मैनेजमेंट ने क्या करा, इन दोनों को मैच करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या बोल दिया कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बैलेंस शीट डेट से लेकर के 5 अप्रैल तक क्या किया, मैंने कुछ इन्वेंट्री सेल कर दी, कितनी 500 यूनिट्स की। अब बताओ, जैसे ही मैंने बताया कि मैंने क्या करा, मैंने बैलेंस शीट डेट से लेकर के 5 अप्रैल तक कितनी बेची, 500 यूनिट्स बेची। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों मैच हो जाएंगे। क्यों, ऑर्डर चेक करेगा, ऐड करेगा इसके अंदर 2000 यूनिट्स में 500 कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो ऑर्डर को ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने ये जो यूनिट्स बताई है कि मैंने कितनी यूनिट्स बेची, इन्वेंट्री बेची है 500 यूनिट्स। तो ऑर्डर को ये चेक करना है ये मैनेजमेंट ने ये जो इन्वेंट्री बताई है, ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बताई है, फर्जी तो नहीं बता दिए, जानबूझ के फर्जी तो नहीं बता दिए इनको मैच करने के लिए, इसलिए ऑर्डर को ये भी चेक करना है। और लास्ट उसे क्या देखना है, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज आते हैं, अगर ऑर्डर को क्या मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज मिल जाते हैं, तो ऑर्डर को क्या करना है, मैनेजमेंट से उसका रीजन पूछना है कि क्या रीजन है, क्या बताया मैंने लास्ट में, अगर ऑर्डर को क्या मिल जाते हैं, बहुत बड़े डिफरेंसेज मिल जाते हैं फिजिकल काउंटिंग में, किसमें, फिजिकल काउंटिंग में और किसमें, जो एंटिटी के बैलेंस शीट में जो अमाउंट आ रहा है, इनमें क्या मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज मिल जाते हैं। क्या करने के बाद, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एडजस्ट करने के बाद अगर क्या मिल जाते हैं, बहुत बड़े डिफरेंसेज मिल जाते हैं, तो ऑर्डर मैनेजमेंट से रीजन पूछेगा भैया डिफरेंसेज क्यों आ रहे हैं, काउंटिंग में तो हमें अलग अमाउंट मिला है और बैलेंस शीट में तो बहुत ही अलग अमाउंट आ रहा है, बहुत ही अलग इन्वेंट्री आ रही है, इस कारण से ऑर्डर क्या करेगा, फिर मैनेजमेंट से रीजन पूछेगा। तो ये काम करना है। तो हमने पहला केस देख लिया। अब दूसरा केस देखो, ये भी एकदम सिंपल केस है और केस ए के अकॉर्डिंग, केस ए के सिमिलर केस ही है ये भी, जैसे हमने केस ए पढ़ा ना वैसा ही केस है ये। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, इफ ऑडिटर अनेबल टू प्रेजेंट फिजिकल काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज। अब ये क्या बोल रहा है कि मान लो मैनेजमेंट ने क्या करवाया, फिजिकल काउंटिंग करवाई, कब करवाई, 31 मार्च को ही करवाई, कब करवाई, 31 मार्च को ही, लेकिन उस दिन ऑडिटर नहीं जा पाया, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज हो गया था जिसके कारण ऑडिटर क्या नहीं कर पाया, फिजिकल काउंटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना रहेगा, तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, अल्टरनेटिव डेट पे भी क्या कर लेनी है, फिजिकल काउंटिंग करवा लेनी है कुछ। ऑडिटर क्या करना है, एक अल्टरनेटिव डेट पे क्या करवा लेनी है, फिजिकल काउंटिंग करवा लेनी है, ये करवाना पड़ेगा ऑडिटर को। उसके बाद ऑडिटर को क्या करना है, अब इसका देखो एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ आएगा। सेकंड, मैनेजमेंट ने देखो क्या कर लिया था, मैनेजमेंट ने 31 मार्च को क्या कर ली, फिजिकल काउंटिंग कर ली। अब ऑडिटर को तो वैसे जनरली क्या करना चाहिए था, 31 मार्च को ही फिजिकल काउंटिंग अटेंड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज आ गए जिस कारण से ऑडिटर 31 मार्च को फिजिकल काउंटिंग नहीं कर पाया। लेकिन ऑडिटर ने क्या कर लिया, फिर एक डेट सेट कर ली 10 अप्रैल की, उस दिन ये क्या कर रहे हैं, वापस से कुछ फिजिकल काउंटिंग कर रहे हैं, 10 अप्रैल के लिए डेट सेट कर ली। तो अब ये बोला कि ऑडिटर क्या कर ले, एक अल्टरनेट डेट पे क्या कर ले, ऑडिटर कुछ फिजिकल काउंटिंग कर ले। लेकिन बताओ अब ऑडिटर कब कर रहा है, फिजिकल काउंटिंग 10 अप्रैल को कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट डेट से लेकर के 10 अप्रैल तक इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए ही होंगे।
तो उसके लिए वोटर को क्या करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस हुए हैं क्या इनको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया गया है या फिर नहीं किया गया, ये वोटर को देखना होगा। मतलब वोटर को ये ऊपर वाले प्रोसीजर्स इस केस में भी वापस से लगाने पड़ेंगे। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया, इसे नहीं क्या लिख दिया, वोटर क्या करेगा, इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन पे भी क्या लगाएगा, प्रोसीजर्स लगाएगा। क्या करेगा, इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन पे भी प्रोसीजर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट डेट से लेकर के जिस दिन वोटर ने काउंट करा है उस दिन की डेट तक जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी इन्वेंट्री का परचेस सेल हुआ है, उन पे वोटर क्या लगाएगा, प्रोसीजर्स लगाएगा। प्रोसीजर्स कौन सी लगाएगा, यही ऊपर वाली लगाएगा। तो ये भी हमने देख लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक और केस। नेक्स्ट केस और भी सिंपल है। ये क्या बोल रहा है, इफ अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है कि ऑडिटर फिजिकल काउंटिंग पे जा ही नहीं सकता, ना ही तो वो बैलेंस शीट डेट को जा सकता है, ना ही बाद में कभी जिंदगी में कभी जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऐसा है, उस इन्वेंट्री का नेचर ही ऐसा है, उस इन्वेंट्री की लोकेशन ही ऐसी है जिससे कि ऑडिटर की जान को ही खतरा है। उस इन्वेंट्री की नेचर या लोकेशन ही ऐसा है जिससे कि ऑडिटर की जान को ही खतरा है। तो यानी ऑडिटर कभी भी फिजिकल काउंटिंग में जा नहीं पाएगा। तो बताओ अब ऑडिटर एविडेंस कैसे लेगा, ऑडिटर को एविडेंस तो लेने हैं, तो कैसे लेगा, तो बोला कि ऑडिटर क्या कर ले, अल्टरनेट प्रोसीजर्स लगा ले। ऑडिटर क्या कर ले, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा ले, और अल्टरनेट प्रोसीजर लगा के ऑडिटर को क्या करनी पड़ेंगे, एविडेंस लेने होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर ऑडिटर अल्टरनेट प्रोसीजर से भी सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाता, कि ऑडिटर अल्टरनेट प्रोसीजर लगा के भी सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाता, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो बताओ ऑडिटर क्या देगा, या तो क्वालिफाइड देगा या फिर डिस्क्लेमर देगा। क्योंकि जब एविडेंस नहीं मिलते और ऑडिटर को लगता है कि वहां पे बड़ी गलतियां हो सकती है, तो ऑडिटर क्या देता है, या तो क्वालिफाइड देता है या फिर डिस्क्लेमर देता है। तो ये हमने अभी तक 3 केस देखे। अब लास्ट केस और देख लो। ये क्या है, ऑडिटर ने देखा कि मैं इन्वेंट्री क्या करना चाहता हूँ, इन्वेंट्री की रिगार्डिंग एविडेंस लेना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री मटेरियल है, लेकिन इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री एंटिटी के पास है ही नहीं। इन्वेंट्री किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास है। इन्वेंट्री किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है। तो इस केस में क्या करना है, ऑडिटर को कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले ले, थर्ड पार्टी से पूछ ले आपके पास इस एंटिटी की कितनी इन्वेंट्री रखी हुई है। इतना सा काम करना है ऑडिटर को, बस इतना सा काम। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या बोल दिया कि अगर ऑडिटर को इस थर्ड पार्टी पे डाउट आ रहा है, ऑडिटर को क्या लग रहा है, इस थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी पे डाउट आ रहा है, ऑडिटर को लगता है कि थर्ड पार्टी क्या है, चोर है, चोर है, तो यानी ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, इस थर्ड पार्टी की बोली हुई बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे केस में ऑडिटर को अदर प्रोसीजर्स लगानी होंगी। क्या करनी पड़ेंगी, ऑडिटर को अदर प्रोसीजर्स लगानी पड़ेंगी। अब आप बोलोगे सर ये अदर प्रोसीजर्स क्या हैं, तो देखो अदर प्रोसीजर्स ऑडिटर क्या क्या करेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो थर्ड पार्टी है जिसके पास क्या रखी हुई है, एंटिटी की इन्वेंट्री रखी हुई है, तो वो भी तो फिजिकल काउंटिंग करता होगा, तो उसकी फिजिकल काउंटिंग को अटेंड कर ले। लेकिन मान लो वो एंटिटी की इन्वेंट्री पे फिजिकल काउंटिंग करता ही नहीं है, तो उस थर्ड पार्टी के ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट बना के दी है वो देख ले। क्या पता इस थर्ड पार्टी के ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में इस इन्वेंट्री के बारे में कुछ लिख रखा हो, इस एंटिटी की इन्वेंट्री के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो। और थर्ड क्या है, दूसरा तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर ले। अब देखो इस एंटिटी की इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है, तो ये ऐसे तो नहीं दे देगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे ना उनके, तो डॉक्यूमेंट्स को चेक कर ले। तो ये सारी कुछ अदर प्रोसीजर्स बता रखी हैं। तो ये हमारा इन्वेंट्री वाला कंप्लीट हुआ। क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले इन्वेंट्री की नॉर्मल प्रोसीजर देखी हमने। इन्वेंट्री की रिगार्डिंग ऑडिटर को एविडेंस लेने, तो ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी, फिजिकल काउंटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। वहां पे वो क्या क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, रिकैलकुलेशन करेगा, ये सारे काम करने पड़ते हैं। फिर हमने कुछ स्पेशल केस देखे कि काउंटिंग 31 मार्च को नहीं होती बल्कि कोई दूसरी डेट को होती है। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे केस में ऑडिटर को बस एक एक्स्ट्रा काम करना होगा। ऊपर वाले काम तो सारे करने पड़ेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम करना होगा। वो क्या करना होगा, वो से देखना है कि 31 मार्च से लेकर के काउंट डेट के बीच में जो भी इन्वेंट्री में चेंजेस हुए हैं क्या वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड हो गए कि नहीं हो गए, ये उसको चेक करना होगा। फिर दूसरा केस हमने देखा कि ऑडिटर जिस दिन फिजिकल काउंटिंग करवा रहा है मैनेजमेंट, उस दिन क्या नहीं कर पा रहा, अटेंड नहीं कर पा रहा अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के कारण। तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में ऑडिटर क्या कर ले, अल्टरनेटिव डेट को क्या कर ले, कुछ फिजिकल काउंटिंग कर ले। अल्टरनेटिव डेट को, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैनेजमेंट ने तो क्या किया, 31 मार्च को क्या कर ली, फिजिकल काउंटिंग कर ली, लेकिन ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया, तो ऑडिटर क्या कर ले, 10 अप्रैल को क्या कर ले, फिजिकल काउंटिंग कर ले। उसके बाद उसे क्या करना है, जो भी बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी बीच में इन्वेंट्री में चेंजेस हुए हैं, उन पे कुछ प्रोसीजर्स लगा ले ताकि पता लग सके कि वास्तव में 31 मार्च को इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। फिर आया थर्ड केस जिसमें था कि अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, कि ऑडिटर फिजिकल काउंटिंग अटेंड ही नहीं कर सकता। तो वहाँ पे बोला कि आप ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर अल्टरनेट प्रोसीजर लगाने के बाद भी ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलते तो क्या कर देगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा। फिर हमने देखा थर्ड पार्टी के पास है तो क्या कर ले, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले ले। लेकिन ऑडिटर को लगता है कि थर्ड पार्टी चोर है, तो ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी, अदर प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। क्या है नेक्स्ट, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो लिटिगेशन क्लेम्स के रिगार्डिंग ऑडिटर
एविडेंस कैसे लेगा? आप बोलोगे सर लिटिगेशन एंड क्लेम्स की रिगार्डिंग ऑर्डर को एविडेंस लेने ही क्यों है? तो ये क्या लिटिगेशन क्लेम्स क्या है? एंटिटी पे जो भी केसेस चल रहे हैं, आप बताओ लिटिगेशन क्लेम का मतलब क्या? एंटिटी पे जो भी केसेस चल रहे हैं, तो केसेस चल रहे हैं तो इनके कारण क्या हो सकता है कि एंटिटी को कुछ प्रोविजंस बनानी पड़ रही हो सकता है कि इनके कारण एंटिटी को कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी बनानी पड़ जाए। केसेस के कारण बनानी पड़ जाती है ना, एंटिटी पे कुछ केस चल रहे हैं तो हो सकता है कि एंटिटी को प्रोविजंस बनानी पड़ जाए या फिर कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी बनानी पड़ जाए, मतलब डिस्क्लोज करनी पड़ जाए। इस कारण से ऑर्डर को क्या करना है? एविडेंस लेना है। क्या एविडेंस लेना ऑर्डर को? क्या एंटिटी ने सारे केसेज डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि नहीं कर रखे, सारे के सारे केसेज ऑडिटर को बताए हैं कि नहीं बताए। तो ऑडिटर इसके लिए क्या क्या करेगा? एकदम सिंपल से काम है। पहला काम इसे क्या करना है? मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेनी। सबसे पहले तो मैनेजमेंट से पूछ ले कि आप पे कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, मैनेजमेंट से ही पूछ ले। उसके बाद और क्या कर सकते हैं ऑडिटर? क्या कर ले, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह, ITC की मीटिंग्स, तो जो मीटिंग्स होती है ना, इनमें इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है? डिस्कस होती हैं। और जो भी फिर मीटिंग्स होती हैं उनकी बाद में क्या बनाई जाती है? मिनट्स बनाई जाती है। तो वो मिनट्स क्या कर ले? इन मिनट्स को रीड कर ले, तो इसे पता चल जाएगा ऑडिटर को कि एंटिटी पे कुछ केसेज वगैरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है क्या? लीगल एक्सपेंस अकाउंट। कि एंटिटी का जो लेजर अकाउंट आ रहा है, कौन सा लीगल एक्सपेंस, उसको क्या कर ले? उसको चेक कर ले। उससे क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा कि एंटिटी ने कोई एडवोकेट को कोई बड़े अमाउंट में पेमेंट तो नहीं करी। ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी ने क्या कर रखी है कि एडवोकेट को बड़े अमाउंट में पेमेंट कर रखी है, तो ऑडिटर को क्या मिल जाएगी? एक इंडिकेशन मिल जाएगी। हो सकता है एंटिटी पे कोई बड़ा केस चल रहा हो जो एंटिटी मुझसे छुपा रही है। इस तरह से 3 काम कर सकता है। क्या क्या? मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ले, जो मीटिंग्स वगैरह होती है उनकी मिनट्स देख ले, और लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू कर ले। अब बोला यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक में व्हाइल परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। ये सारी प्रोसीजर करते वक्त अगर ऑडिटर को इंडिकेशन मिल जाती है, क्या इंडिकेशन मिल जाती है? कि इस एंटिटी पर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा केस चल रहा है। ऑडिटर को ये सारी प्रोसीजर्स करते वक्त अगर ऑडिटर को क्या इंडिकेशन मिल जाती है? ऑडिटर को ये इंडिकेशन मिल जाती है कि एंटिटी पर हो सकता है कि बहुत बड़ा केस चल रहा है, बहुत बड़े अमाउंट का केस चल रहा है। तो ऐसे केस में अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर को क्या मिल गई? इंडिकेशन मिल गई कि हो सकता है कि एंटिटी पे क्या चल रहा है? बहुत बड़े अमाउंट का केस चल रहा है। तो बताओ ऑडिटर को क्या करना होगा? तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में ऑडिटर क्या करना चाहेगा? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करना चाहेगा। एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करना चाहेगा। आप बोलोगे सर ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कौन है? ये वो एडवोकेट है जो एंटिटी के लिए केसेज लड़ रहा है। ये कौन है? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एडवोकेट है जो एंटिटी के लिए केसेज लड़ रहा है। अब बताओ ऑडिटर क्या करना चाहेगा? इस एडवोकेट से कम्युनिकेट करना चाहेगा। लेकिन बताओ अगर ऑडिटर बिना बताए ऐसे ही चला गया उस एडवोकेट के पास, तो बताओ क्या वो एडवोकेट इस ऑडिटर को कुछ बात बताएगा? कुछ भी नहीं बताएगा। ऑडिटर एडवोकेट बोलेगा मैं तेरे को जानता ही नहीं, इसलिए एडवोकेट उसको कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए क्या बोला गया? ऑडिटर को ये कैसे करना है कम्युनिकेशन इसके साथ? कैसे करना है? थ्रू लेटर ऑफ इंक्वायरी। उसको एक लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाना पड़ेगा। कौन बना के देगा लेटर ऑफ इंक्वायरी? मैनेजमेंट बना के देगा। मैनेजमेंट को बोलेगा तो लेटर ऑफ इंक्वायरी बना के दे, मेरे को क्या करना है? तेरे एडवोकेट के साथ क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि मेरे को डाउट हो रहा है कि तेरे एंटिटी पे ऐसे बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, मुझे ये डाउट हो रहा है। इस कारण से ऑडिटर क्या मांगेगा? उसे लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला कि अगर मान लो ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, किससे? इस एडवोकेट से, इस एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। अगर ऑडिटर मान लो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? हो सकता है कि मैनेजमेंट इसको लेटर ऑफ इंक्वायरी बना के नहीं देता। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या कर देगा? अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। कैसे? क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके। अब लास्ट पॉइंट तो एकदम फालतू, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला है। ये तो एकदम फालतू होता है। ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को लिखकर कि तू मुझे लिख करके दे कि तुझे जितने भी केसेस पता थे तूने मुझे सारे के सारे डिस्क्लोज कर दिए हैं। ऑडिटर क्या बोलेगा मैनेजमेंट को कि मुझे लिख करके दे कि तुझको जितनी भी नॉलेज है केसेस की वो तूने सारे के सारे मुझको डिस्क्लोज कर दिए हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो लिटिगेशन क्लेम्स वाला बस छोटा सा ही है, इतनी सी प्रोसीजर है। इसमें ऑडिटर क्या क्या करता है? इंक्वायरी वगैरह कर लेता है, मिनट्स वगैरह देख लेता है और लीगल एक्सपेंस अकाउंट रिव्यू कर लेता है। ऐसा करने पर अगर ऑडिटर को कुछ इंडिकेशन मिल जाती है कि एंटिटी पे हो सकते हैं बड़े केसेस चल रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करता है? उस एडवोकेट से कम्युनिकेट करना चाहेगा। तो वो एडवोकेट अब ऑडिटर से कम्युनिकेट तो करेगा ही नहीं बिना जाने, तो ऑडिटर को क्या लेनी पड़ेगी? लेटर ऑफ इंक्वायरी लेनी पड़ेगी। ये बना के कौन देता है? मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट मान लो उसको कम्युनिकेट नहीं करने देता, लेटर ऑफ इंक्वायरी बना के नहीं देता, या फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाने के बाद भी एडवोकेट ही मान लो ज्यादा घमंडी है, वही ऑडिटर से बात नहीं करता, तो ऑडिटर क्या कर देगा? अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा। अब आ जाओ लास्ट, ये क्या है? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। आप लोग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? देखो इसके बारे में आप जानते भी हो या आप एफआर सब्जेक्ट में पढ़ते भी हो, आपका इंड AS 108। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके 3 सेगमेंट्स है। क्या क्या? एक एंटिटी है, उसके कितने सेगमेंट्स हैं? 3 सेगमेंट्स है। वो एंटिटी बिस्किट भी बनाती है, एक बिस्किट सेगमेंट हो गया। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करती है, मेडिसिन का काम करती है। 3 सेगमेंट है, बिस्किट सेगमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट सेगमेंट और मेडिसिन सेगमेंट। अब एंटिटी के 3 सेगमेंट, तो एंटिटी क्या करेगी? इनके अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगी। बिस्किट सेगमेंट की सेल्स, कोस्ट, एसेट, लायबिलिटीज अलग दिखाएगी। ब्यूटी सेगमेंट की सेल्स, कोस्ट, एसेट, लायबिलिटीज वगैरह अलग दिखाएगी, इस तरह से। तो अब ऑडिटर का काम क्या है? अब आप बोलोगे सर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऑडिटर का क्या काम है? तो ये यहाँ पे बता रखा है ऑडिटर का क्या काम है। ये एविडेंस लेना ऑडिटर को कि जो एंटिटी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रही है ना, ऑडिटर को क्या एविडेंस लेना है?
सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग ऑडिटर को यह एविडेंस लेना है कि एंटिटी जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रही है वो एज पर एफआरएफ तो है ना, वो एज पर एएस या इंड एस तो है ना। ये ऑडिटर को बस चेक करना है। ऑडिटर को इतना सा काम करना है कि एंटिटी जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिखा रही है वो एज पर एएस या फिर इंड एस तो है ना। तो इसके लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा, इसके लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा, इसके लिए ऑडिटर को कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए ऑडिटर को क्या क्या करना है ये एविडेंस लेने के लिए, तो ऑडिटर को क्या क्या करना है। सबसे पहले ऑडिटर को देखना है सेल्स बिटवीन सेगमेंट्स एलिमिनेट कर दी गई ना। ऑडिटर क्या देखना है कि जो भी इंटर सेगमेंट सेल्स हुई हैं वो सारी की सारी एंटिटी ने एलिमिनेट तो कर दिया ना। ये आप एफआरबी भी पढ़ते हो कि क्या, जैसे एग्जांपल लूं, मान लो बिस्किट सेगमेंट ने क्या करा है, बिस्किट सेगमेंट ने ब्यूटी प्रोडक्ट, बिस्किट सेगमेंट ने क्या कर रखा है, आउटसाइड सेल्स भी करी है, और बिस्किट सेगमेंट ने ब्यूटी प्रोडक्ट सेगमेंट को भी सेल कर रखी हैं, और बिस्किट सेगमेंट ने मेडिसिन सेगमेंट को भी सेल कर रखे हैं। तो ऑडिटर ये देखेगा कि जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है इसमें जो इंटर सेगमेंट सेल हुई है ब्यूटी प्रोडक्ट को और मेडिसिन सेगमेंट को, ये तो एलिमिनेट कर दी गई है ना। इनको तो ऐसे नहीं कि सेल में इंक्लूड कर लिया गया हो, ये तो एलिमिनेट कर दी गई है ना। ये ऑडिटर को क्या करना है। और क्या करना है उसे, और से क्या देखना है, एलोकेशन ऑफ एसेट एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट। अब उसे ये देखना है कि ये जो ब्यूटी सेगमेंट, बिस्किट सेगमेंट, मेडिसिन सेगमेंट को जो भी सेल्स, कॉस्ट, एसेट्स बांटी गई हैं वो अपनी अपनी तो बांटी गई है ना, रेस्पेक्टिव सेगमेंट की तो बांटी गई है ना। जैसे मान लो इसमें बिस्किट सेगमेंट में एसेट दिखाई गई 5 करोड़ की, 5 करोड़ की एसेट दिखाई गई, तो 5 करोड़ की दिखाई है तो वो वास्तव में बिस्किट सेगमेंट की तो है ना। ऐसा तो नहीं किया गया कि ब्यूटी सेगमेंट की, ब्यूटी प्रोडक्ट सेगमेंट की एसेट्स को बिस्किट सेगमेंट में दिखा दिया गया हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये भी ऑडिटर को चेक करना है कि बिस्किट सेगमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट सेगमेंट, मेडिसिन सेगमेंट के अंदर जो भी कॉस्ट बांटी गई हैं, जो भी एसेट्स बांटी गई हैं वो उन रेस्पेक्टिव सेगमेंट की है ना। वास्तव में गलती से दूसरे सेगमेंट की एसेट वगैरह को बिस्किट सेगमेंट में तो नहीं दिखा दिया गया। ये ऑडिटर चेक कर लेगा। और क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स विद बजट। आप लोगों के साथ ये क्यों कर रहा है ऑडिटर कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स विद बजट। मान लो एंटिटी ने बजट बना रखा था किसके लिए, बिस्किट सेगमेंट के लिए, कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी, 10 लाख की आएगी, लेकिन एक्चुअल में आ गई कितनी की, 20 लाख की। ऑडिटर ने देखा ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ऑडिटर को पता चल जाएगा कि हो सकता है कि क्या कर दिया गया हो, दूसरे सेगमेंट की कॉस्ट को बिस्किट सेगमेंट में डाल दिया गया हो, क्योंकि बजट तो कितना था, ओनली 10 लाख का, लेकिन यहाँ पे कितनी दी है कॉस्ट, एक्चुअल में 20 लाख की। तो ऑडिटर को यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल जाएगी, हो सकता है कि दूसरे सेगमेंट की कॉस्ट बिस्किट सेगमेंट में डाल दी गई हो। इस तरह से ऑडिटर कंपैरिजन भी करेगा। और लास्ट ऑडिटर क्या करेगा, कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड से कंसिस्टेंसी चेक कर लेगा। जैसे सेल्स देखी ऑडिटर ने देखा कि बिस्किट सेगमेंट की पिछले साल सेल्स थी 50 लाख, लेकिन उससे इस साल उसने देखा कि बिस्किट सेगमेंट की सेल्स हो गई 1 करोड़। तो उसने देखा ये तो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंस हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर उसे इनकंसिस्टेंसी दिखती है तो वो देखेगा कि मैनेजमेंट ने इस रिगार्डिंग कुछ डिस्क्लोजर्स दिए हैं क्या, कि जो इनकंसिस्टेंसी आई है कि वास्तव में सही है क्या। ऐसा तो नहीं कि गलती से दूसरे सेगमेंट की सेल्स बिस्किट सेगमेंट में दिखा दी गई हो। तो इस तरह से ऑडिटर कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेगा। यानी ये चेक करना क्या, एक तरह से अल्टरनेट, ये एक तरह से क्या बोला जाता है, इसको ही एनालिटिकल प्रोसीजर बोला जाता है, कि प्रायर पीरियड से कंपेयर कर लेना, इसे क्या बोला जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसको भी एक बार कंसेप्ट बुक से देख लो। ऐसे 501 सबसे पहले इन्वेंट्री के रिगार्डिंग ऑडिटर एविडेंस कैसे लेगा, तो ये तो सबसे नॉर्मल प्रोसीजर क्या करेगा, फिजिकल काउंटिंग अटेंड करेगा अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो। ये मैंने आपको बता दिया था क्या क्या करेगा। फिर आया था हमारे एक स्पेशल केस फर्स्ट कि इन्वेंट्री काउंटिंग कम नहीं हो रही, 31 मार्च को नहीं हो रही बल्कि अदर डेट को हो रही है, तो क्या क्या करना पड़ेगा उसको, एडिशनल उसको क्या क्या करना पड़ेगा, देखो लिखा भी है इन एडिशन टू अबाउ। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ ऑडिटर अनेबल टू प्रेजेंट, की फिजिकल काउंटिंग तो मैनेजमेंट ने कर ली 31 मार्च को, लेकिन ऑडिटर अटेंड नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में ऑडिटर को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट केस था कि ऑडिटर फिजिकल काउंटिंग जा ही नहीं सकता, अटेंड कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या क्या करना है, ये हमने देख लिया। फिर एक और केस था कि इन्वेंट्री क्या है, थर्ड पार्टी के पास है, तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या क्या करना है। फिर आए लिटिगेशन एंड क्लेम्स कि इसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है, कुछ भी अलग बात नहीं लिखी हुई। फिर आया सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या क्या करना है, ये सारे मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या ऑडिटर को चेक करना है। अब देखो ये जो है स्टैंडर्ड SA 501, ये इस बार इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, ये कैटेगरी स्टैंडर्ड है, ये क्या है, ये कैटेगरी का है, तो ये आपको करना ही है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर। तो नेक्स्ट है अपना SA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो देखो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन याद आ रहे हैं नाम, कहाँ पे देखा भी हमने, SA 500 में देखा
कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स लगानी पड़ती हैं। फिर वो प्रोसीजर्स कैसे लगाते हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने देखा था इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है वो ही हम देखने जा रहे हैं, ये हम डिटेल में यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये होती क्या है। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती क्या है। तो देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ऑडिटर क्या करता है, बताओ ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके क्या करता है, ऑडिट एविडेंस ही तो ऑब्टेन करता है, लेकिन कैसे करता है, थर्ड पार्टी से क्या करके, डायरेक्टली कंफर्म करवा के। कोई भी बैलेंस को कंफर्म करना है, एविडेंस लेना है, तो थर्ड पार्टी से इसको कंफर्म करवा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ऑडिटर ने देखा बैलेंस शीट के अंदर एक राम नाम का क्रेडिटर आ रहा है, कितने का, 5 लाख का। तो ऑडिटर क्या कर लेगा, उस राम नाम के बंदे से पूछ लेगा क्या तू वास्तव में इस एंटिटी से 5 लाख रुपीज मांगते हैं क्या। इस तरह से ऑडिटर क्या कर लेगा, थर्ड पार्टी से कंफर्म करवा लेगा। तो ये होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होती है वो हम समझ लेते हैं। इस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ टर्म्स यूज होंगी तो उनका मतलब क्या है वो देख लो। देखो क्या क्या है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एक्सेप्शन। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है। अब देखो ऑडिटर क्या करेगा, जब ऑडिटर थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेगा ना तो वो 2 टाइप्स की रिक्वेस्ट भेज के लेगा। या तो क्या भेजेगा, या तो भेजेगा वो ऑडिटर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, या फिर ऑडिटर भेजेगा नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये 2 टाइप्स की रिक्वेस्ट भेज कर ऑडिटर क्या करता है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेता है। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है, इसमें ऑडिटर थर्ड पार्टी को बोलता है कि चाहे तू मेरी बात से एग्री करता हो, जो मैंने बात पूछी है उससे चाहे एग्री करता हो या फिर डिसएग्री, तुझे क्या करना है, रिप्लाई करना है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में तो क्या होता है, थर्ड पार्टी चाहे वो एग्री करती हो डिसएग्री, वो क्या करती है, रिप्लाई करती है। उसको ऑडिटर बोलता है तेरे को रिप्लाई करना है। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है, ऑडिटर थर्ड पार्टी को बोलता है, ऑडिटर थर्ड पार्टी को क्या बोलता है, अगर तू मेरी बात से अगर डिसएग्री करता है ना, अगर ओनली डिसएग्री करता है तभी तुझे क्या करना है, रेस्पॉन्ड करना है। अगर मान लो तू मेरी बात से, ऑडिटर थर्ड पार्टी को बोलेगा अगर मान ले तू मेरी बात से एग्री करता है तो तुझे रेस्पॉन्ड नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल लूँ, ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी बुक्स में राम नाम का क्रेडिटर आ रहा है, कितने का, 5 लाख का। ऑडिटर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है, मान लो ऑडिटर ने क्या भेजी, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर राम जो बंदा है अगर वो मान लो 5 लाख रुपीज मांगता है, ऑडिटर ने क्या पूछा था कि भाई तू वास्तव में 5 लाख रुपीज मांगता है क्या, तो राम अगर मान लो 5 लाख रुपीज ही मांगता है तो वो रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो एग्री कर रहा है। लेकिन मान लो राम एक्चुअल में कितने मांगता है, एंटिटी से 6 लाख रुपीज मांगता है, तो वो क्या करेगा, यानी वो क्या कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, इस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट से क्या कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो ऑडिटर को रेस्पॉन्ड करेगा। ऐसे केस में क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। तो ये होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और एक होती है नेगेटिव। तो इसमें ये भी डाउट आता है कि सर ऑडिटर को पॉजिटिव का भेजनी है, नेगेटिव का भेजनी है, ऑडिटर को कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो ये सब हम आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ टर्म्स का मतलब समझ रहे हैं। बस ये ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा कि पॉजिटिव में क्या होता है, ऑडिटर थर्ड पार्टी को बोल देता है चाहे तू मेरी बात से एग्री करे या डिसएग्री करे, तेरे को रिप्लाई करना है। लेकिन नेगेटिव ऑडिटर क्या बोलता है, अगर तू डिसएग्री करता हो ना तो ही रिप्लाई करना। फिर आई एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक तरह से मान लो कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, डिसएग्री कर रही है। कि ऑडिटर ने पूछा क्या तू इस एंटिटी से 5 लाख रुपीज मांगता है, लेकिन थर्ड पार्टी ने बोला नहीं मैं 6 लाख मांगता हूं। यानी वो क्या करे, ऑडिटर की बात से अगर डिसएग्री करता है तो ये होती है एक्सेप्शन, यानी डिफरेंसेज मिल जाए। जैसे ऑडिटर ने तो पूछा 5 लाख, लेकिन उसने क्या बताया 6 लाख, यानी क्या मिल गया, 1 लाख का डिफरेंस मिल गया। तो यही क्या है, एक्सेप्शन है। इसे ही क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन। अब आ जाओ टॉपिक पर। ये तो हमने देख ली कुछ टर्म्स यूज होती है, इनका मतलब क्या है। सबसे पहला टॉपिक है सिचुएशंस वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड। बताओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है, ऑडिट एविडेंस लेने के लिए एक मेथड है। क्या है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए मेथड। तो ये कब कब यूज हो सकता है, किस किस के लिए यूज होता है, तो बोला गया कब कब यूज होता है। अगर ऑडिटर को डेटर के बैलेंस को कंफर्म करना, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, बैलेंस शीट में जो डेटर आ रहे हैं या क्रेडिटर्स आ रहे हैं, या फिर ऐसी इन्वेंट्री आ रही है जो किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास। अभी मैंने आपको बताया भी था इसे 501 में। तो उसके लिए भी ऑडिटर क्या यूज कर सकता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और देख लो लोन फ्रॉम लेंडर्स, एंटिटी ने मान लो क्या ले रखा है, लोन वगैरह आ रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, उनको ऑडिटर को क्या करना है, कंफर्म करना है। तो इसके लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। हमने ये तो देख लिया ऑडिटर कब कब एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकता है, किन किन बैलेंस की रिगार्डिंग एविडेंस लेने के लिए ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकता है। लेकिन इसकी प्रोसीजर कैसे क्या होगी, करेगा कैसे, ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा कैसे। तो देखो एकदम लॉजिकल प्रोसीजर बता देगी, सिंपल सी। सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना होगा कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है। ऑडिटर क्या करना चाहता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाहता है। तो सबसे पहले तो उसे ये डिटरमाइन करना होगा कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करवानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन, कि भाई मुझे
डेटर कंफर्म करवाने हैं, मुझे क्रेडिटर कंफर्म करवाने हैं, मुझे इन्वेंट्री कंफर्म करवानी है, लोन कंफर्म करवाना है, क्या कंफर्म करवाना है। सबसे पहले तो ऑर्डर ये क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा। तो ऑर्डर ने मान लो सबसे पहले डिटरमाइन कर लिया कि मुझे क्या करना है, डेटर्स कंफर्म करवाने हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा कंफर्मिंग पार्टी, सिलेक्ट करेगा कंफर्मिंग पार्टी। अब बताओ क्या ऑडिटर क्या सभी को कंफर्मेशन भेजेगा? क्या मान लो एंटिटी के 500 डेटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं एंटिटी के? 500 डेटर्स है, क्या ऑडिटर सभी को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा क्या? अगर ये भेजने लग गया तो ऑडिटर तो गया, बर्बाद हो जाएगा। तो ऑडिटर सेलेक्ट करेगा कि मुझे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट किस किस को भेजनी है। फिर ऑडिटर क्या करेगा कि एंटिटी के 500 डेटर्स हैं, इनमें से किस किस को मैं ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजूं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑडिटर ने क्या क्या देख लिया कि मुझे क्या कंफर्म करवाना है, मुझे किन किन को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है। अब ऑडिटर क्या करेगा, अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करेगा। उसने ये भी देख लिया किसको भेजनी है, तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करेगा। इसका मतलब क्या है, ऑडिटर बनाएगा या तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट या फिर नेगेटिव। मैंने आपको बताया था दो ही टाइप होते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ऑडिटर क्या करेगा, डिजाइन करेगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट या तो पॉजिटिव बनाएगा और या फिर नेगेटिव बनाएगा। और इसमें ऑडिटर को कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ती है, ये हम अभी आगे वाली नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, वो हम समझेंगे और क्या क्या बातें ऑडिटर को ध्यान रखनी है। अब देखो ऑडिटर ने क्या क्या कर लिया, ऑडिटर ने इन्फॉर्मेशन देख ली कि मुझे क्या रिक्वेस्ट करनी है, किन किन को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है, फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना लेगा। बताओ ऑडिटर ने सारे काम कर लिया, अब क्या करेगा, अब उसने जो रिक्वेस्ट बना ली क्या उसके अपने पास थोड़ा पटके रखेगा, उसको क्या करेगा थर्ड पार्टी के पास भेज देगा। जो भी ऑडिटर ने रिक्वेस्ट बना ली, चाहे वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसको थर्ड पार्टी को भेज देगा। वो टाइम टू टाइम इसका क्या करता रहेगा, फॉलोअप करता रहेगा। मतलब थर्ड पार्टी को रिमाइंडर देता रहेगा कि मुझे रिप्लाई करो इस तरह से। लेकिन ये जो फॉलोअप होता है ये पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के केस में ही होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करते वक्त ऑडिटर को कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो वो बातें कौन कौन सी, ये लिखा हुआ है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कि ऑडिटर को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करते वक्त। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑथराइजेशन टू कंफर्मिंग पार्टी टू रेस्पॉन्ड। ऑडिटर को सबसे पहले तो ये देखना है क्या जिस कंफर्मिंग पार्टी को मैं रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूं, क्या मैनेजमेंट उसको ऑथराइज भी कर रहा है, रिप्लाई करने के लिए। अगर मान लो मैनेजमेंट ही मना कर दे उस थर्ड पार्टी को, जिसको ऑडिटर क्या करना जा रहा है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने जा रहा है, उसको मैनेजमेंट ही मना कर दे कि तू रिप्लाई मत करना, तो ये बंदा रिप्लाई करेगा क्यों। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने उसको ऑथराइज कर रखा है कि नहीं कर रखा। दूसरा देखो क्या है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑडिटर ये देखेगा कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, हार्ड कॉपी में करूं या मेल में भेजूं, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मेल पे भेजूं या हार्ड कॉपी में करूं, ये भी सिंपल सा पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट है आरएमएम, ये ध्यान से समझना आरएमएम। अब ऑडिटर देखेगा जिस मैटर की रिगार्डिंग मैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, जिस एरिया की रिगार्डिंग, वहां पे आरएमएम कितनी है। अगर वहां पे आरएमएम ज्यादा है ना तो ऑडिटर कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। लेकिन अगर आरएमएम कम है तो ऑडिटर क्या भेजेगा, अगर आरएमएम वहां पे रिस्क कम है तो ऑडिटर क्या भेजेगा, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। अब ऐसा क्यों करता है, ये सब हम डिटेल लेक्चर में, रेगुलर लेक्चर में एकदम डिटेल में देखते हैं। लेकिन आप वैसे समझ जाओगे कि आरएमएम ज्यादा है तो क्या पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, आरएमएम कम है तो क्या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। फिर अगर ऑडिटर प्रायर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देख लेता है, क्या देख लेता है प्रायर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन की जो मैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना रहा हूं उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा, जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का फॉर्मेट ऐसा बनाना चाहेगा ताकि कंफर्मिंग पार्टी को एकदम अच्छे से समझ आ जाए कि ऑडिटर पूछना क्या चाह रहा है। ऑडिटर जिस पार्टी को ऑडिटर थर्ड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, थर्ड पार्टी को, उसको समझ आ जाए अच्छे से कि ऑडिटर पूछना क्या चाह रहा है। इस तरह से ऑडिटर क्या करेगा, अपना फॉर्मेट ही बनाएगा। और इस फॉर्मेट को बनाते वक्त ऑडिटर अपना प्रायर एक्सपीरियंस भी देखेगा कि मुझे किस तरह से बनाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कि ऑडिटर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसका देखो एक मेमोरी वर्ड भी है, ये मेमोरी वर्ड इधर से देख लो क्या है, हर पल राम। क्या आपको क्या करना है, हर पल राम को याद करना है। क्या पल पल राम, पल राम। पी से क्या हो गया, प्रायर एक्सपीरियंस। ए से क्या हो गया, असर्शन बीइंग एड्रेस्ड। एल से क्या हो गया, लेआउट प्रेजेंटेशन। आर से हो गया आरएमएम कितनी है, और फिर ए से क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। और एम से मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो इस टॉपिक से हम क्या सीख जाएंगे, ये क्या बताना चाह रहा है कि ऑडिटर जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज करने जा रहा है तो उसे कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। ऑडिटर को ये देखना है क्या मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो ऑडिटर इन बातों को ध्यान में रखेगा। तो ऑडिटर इन बातों को ध्यान में रख के सोचेगा, ऑडिटर इन तीन बातों को ध्यान में रख के सोचेगा कि मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो बहुत अच्छा है, क्या बोला बताया देखो, पहले पॉइंट में ऑडिटर क्या देखेगा,
ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी, जिस थर्ड पार्टी को वोटर क्या भेजने जा रहा है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेगा। वोटर ये देखेगा जो कंफर्मिंग पार्टी है जिसको मैं रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि वो मैनेजमेंट की चाटुकारिता करती हो, वो थर्ड पार्टी क्या हो, मैनेजमेंट से मिली हुई हो, मतलब वो थर्ड पार्टी क्या हो, तो हो सकता है कि वो मैनेजमेंट की रिलेटेड पार्टी हो। तो ऐसे केस में अगर मान लो इस कंफर्मिंग पार्टी क्या है, ये कंफर्मिंग पार्टी क्या मान लो मैनेजमेंट की रिलेटिव है, उसकी चाटुकारिता करती है, तो ऐसे केस में वोटर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ऐसे केस में वोटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी क्या है, वोटर को ये बात ध्यान रखनी है, अगर वोटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करने जा रहा है तो उसे ये देखना है, उसे ये बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उसकी विलिंगनेस टू रेस्पॉन्ड। वोटर को ये बात ध्यान रखनी है कि मैं तो क्या करूंगा, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दूंगा, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी पे डिपेंड करेगा कि वो मुझे रिप्लाई करे कि नहीं करे, क्योंकि थर्ड पार्टी पे ऐसी कोई भी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रेस्पॉन्ड करने की। वो तो थर्ड पार्टी की खुद की मर्जी है कि वो रेस्पॉन्ड करना चाहे तो करेगी या फिर नहीं। इस काम से वोटर अगर मान लो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ऑडिट एविडेंस के रूप में अगर वोटर यूज करना चाहता है तो उसे ये बात पता ही होनी चाहिए वोटर को कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ये जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी रेस्पॉन्ड करेगी ही करेगी। इस काम से वोटर को ये बात भी पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्या, कंफर्मिंग पार्टी की नॉलेज। वोटर को ये भी पता होना चाहिए कि मैं तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दूंगा, लेकिन थर्ड पार्टी जिसको मैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहा हूं उसके पास भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज है क्या। अगर मान लो वो थर्ड पार्टी एकदम गवार आदमी है, उसको पता ही नहीं कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है क्या, तो उसको कूड़े में गिर देगा। इस कारण से वोटर को ये तीन बातें पता होनी चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ऑडिट एविडेंस के रूप में यूज करने जा रहा है तो वोटर को ये तीन बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखो अब क्या है, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलो द ऑर्डर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। वोटर क्या करना चाह रहा है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करने जा रहा है। वोटर ने ऊपर वाली बातें देख ली, वोटर को लगा हाँ भाई मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज कर सकता हूँ, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ही मना कर देता है। मैनेजमेंट बोलता है मैं तुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करने दूंगा, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैं तेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करने दूंगा। तो ऐसे केस में वोटर क्या करेगा, तो बताया ऐसे केस में वोटर को क्या करना है, मैनेजमेंट से सबसे पहले इंक्वायरी करनी है, उससे रीजन पूछने, भाई तू मुझे मना क्यों कर रहा है। सबसे पहले क्या करना है वोटर को, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, उसे पूछेगा वोटर कि भाई तू मुझे मना क्यों कर रहा है। और वोटर जब इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने से वोटर को मानो कुछ झोल लगता है, वोटर को लगता है कि यहाँ पे तो हो सकता है कि मैनेजमेंट कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा है। अगर ऐसे वोटर को झोल लग जाता है तो वोटर क्या करेगा, इंप्लीकेशन ऑन आरएमएम, वोटर क्या करेगा आरएमएम पे इंप्लीकेशन देखेगा। वोटर देखेगा क्या मुझे आरएमएम को बढ़ाने की नीड है कि नहीं। तो वोटर ने जैसे इंक्वायरी करी, वोटर को लगा यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा है, वोटर को ऐसी इंडिकेशन मिलती है तो वोटर क्या कर देगा, आरएमएम को बढ़ा देगा। और जैसे ही आरएमएम बढ़ गई तो वोटर क्या करेगा, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा से ज्यादा लगाएगा। तो ये यहाँ पे हो रहा है, क्या क्या करेगा, अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करने दे रहा, सबसे पहले मैनेजमेंट से वोटर इंक्वायरी करेगा, उसे रीजन पूछेगा और फिर देखेगा क्या मुझे आरएम को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर इंक्वायरी करने पर वोटर को झोल लगता है तो वोटर आरएम को बढ़ा देगा। फिर वोटर को बताओ, अब बताओ वोटर क्या नहीं कर पा रहा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो कर ही नहीं पा रहा, तो वोटर को क्या करनी पड़ेगी, अल्टरनेट प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अल्टरनेट प्रोसीजर्स। लेकिन अब अल्टरनेट प्रोसीजर वोटर ज्यादा करे कि कम, ये वोटर कैसे पता लगाएगा, सेकंड पॉइंट से कि वहां पे आरएमएम ज्यादा है कि कम है। अगर वहां पे आरएमएम ज्यादा है तो वोटर अल्टरनेट प्रोसीजर ज्यादा करेगा। फिर देखो लास्ट पॉइंट में बताया, अगर अल्टरनेट प्रोसीजर्स करने पर भी, अल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाने पर भी अगर वोटर को एविडेंस नहीं मिल पाते, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाने के बाद भी अगर वोटर को पर्याप्त एविडेंस नहीं मिल पाते, तो वोटर किसके पास जाएगा, भाग के वोटर जाएगा मैनेजमेंट के माई बाप के पास। किसके पास, टीसीडब्ल्यूजी के पास। टीसीडब्ल्यूजी को जाके वोटर सारी कहानी सुनाएगा। टीसीडब्ल्यूजी को बोलेगा वोटर की देखो मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना चाह रहा था, लेकिन मैनेजमेंट ने मुझको मना कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मैनेजमेंट के मना करने पर मैंने कुछ अल्टरनेट प्रोसीजर लगाई, लेकिन अल्टरनेट प्रोसीजर से मुझको एविडेंस नहीं मिल पा रहे। तो टीसीडब्ल्यूजी को वोटर बोलेगा कि तू मुझे क्या कर, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करने दे। वोटर क्या बोलेगा टीसीडब्ल्यूजी को कि तू मुझे क्या करने दे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने दे। वोटर टीसीडब्ल्यूजी को जाके रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन मान लो टीसीडब्ल्यूजी भी क्या निकला, गंदा आदमी निकला, टीसीडब्ल्यूजी गंदा आदमी निकला, इसने भी मना कर दिया, इसने भी बोल दिया मैं तुझको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं करने दूंगा, मैं तुझको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करने दूंगा। तो वोटर क्या कर देगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा एज पर ऐसे 705, मतलब क्या कर देगा, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर दे देगा। क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ही क्यों, क्योंकि वोटर को यहाँ पे एविडेंस नहीं मिल रहे। तो ये हमारी ये भी प्रोसीजर हो गई। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है तो वोटर क्या क्या करेगा, एकदम लॉजिकल प्रोसीजर है। और स्टूडेंट को इस टॉपिक को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, वो बोलते हैं लैंग्वेज गंदी है, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। अब बताओ वोटर ने क्या करा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दी, उसने सारी चेक कर लिया कि हाँ भाई मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज कर सकता हूँ, मैनेजमेंट भी मना नहीं कर रहा, तो वोटर ने क्या कर दी, कंफर्मिंग पार्टी भी सिलेक्ट कर ली, उन सब वोटर ने रिक्वेस्ट भेज दी। अब बताओ रिक्वेस्ट भेजने के बाद दो काम होंगे, क्या दो काम होंगे, या तो वोटर के पास रिप्लाई आएगा या फिर रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाली पार्टी क्या हो, जिसको वोटर ने रिक्वेस्ट भेजी आलसी पार्टी हो या इसको ज्ञानी ना हो,
उसने क्या करी हो, रिक्वेस्ट को कोड में डाल दिया हो, तो दो काम होंगे, तो वोटर के पास रिप्लाई आ जाएगा उनसे या फिर नहीं आएगा। तो अगर वोटर के पास रिप्लाई नहीं आता तो बताओ वोटर क्या करेगा। अब यानी वोटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन से यानी वोटर को एविडेंस नहीं मिल पाए। रिप्लाई नहीं आने का मतलब क्या है, वोटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन से एविडेंस नहीं मिल पाए तो वोटर क्या करेगा, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा। वोटर क्या करेगा, दूसरी प्रोसीजर लगाएगा। एकदम लॉजिकल बात है। लेकिन ये काम वोटर कब करेगा, ओनली अगर वोटर ने क्या भेजी है, पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजी है तभी करेगा। अगर वोटर ने क्या करी है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी ना, तभी वोटर ये काम करेगा। अगर वोटर ने नेगेटिव भेजी है तो फिर अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं वोटर, मान लो थर्ड पार्टी को, और उसमें अगर रिप्लाई नहीं आता तो वोटर फिर अल्टरनेट प्रोसीजर नहीं करता। फिर वोटर मान लेता है कि सामने वाले ने मेरी बात से एग्री कर लिया है, क्योंकि ये बात हमने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की डेफिनेशन में देखी थी। वोटर थर्ड पार्टी को बोलता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में, अगर तू मेरी बात से डिसएग्री करता हो ना तो ही रिप्लाई करना। यानी अगर थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं करती तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में वोटर मान लेता है कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, मेरी बात से एग्री कर रही है। तो ये हमने देख लिया नॉन रेस्पॉन्स। अब क्या हो सकता है, अब दूसरा केस हो सकता है कि वोटर क्या मिल जाए, रिप्लाई मिल जाए, लेकिन रिप्लाई में भी वोटर को क्या मिल जाए, एक्सेप्शन मिल जाए। एक्सेप्शन का मतलब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि वोटर को डिफरेंसेज मिल जाए। वोटर ने पूछा क्या तू वास्तव में एंटिटी से 5 लाख रुपीज मांगता है क्या, लेकिन राम ने बोल दिया नहीं मैं तो 6 लाख रुपीज मांगता हूँ। तो ऐसे केस में क्या मिल गई, वोटर को एक्सेप्शन मिल गई। तो बताओ यहाँ पे क्या मिल जाएगी, वोटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी। वोटर को इंडिकेशन मिल जाएगी क्या, कि यहाँ पे क्या हो सकती है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है। इसलिए वोटर क्या करेगा, इन एक्सेप्शन को इन्वेस्टिगेट करेगा और पता लगाएगा इन्वेस्टिगेट करके कि वास्तव में यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, वास्तव में है कि नहीं। अब थर्ड केस देखो क्या हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि वोटर को रिप्लाई तो मिल गया। थर्ड केस क्या बोलते हैं, वोटर को रिप्लाई तो मिल गया, लेकिन वोटर को क्या है, रिप्लाई पे क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है। वोटर को रिप्लाई पे डाउट आ रहा है। वोटर को लग रहा है कि जो रिप्लाई आया है वो एकदम गलत रिप्लाई आया है। अब आप बोलोगे सर वोटर को डाउट कब लगेगा, तो वो भी ऐसे नहीं यहाँ पे बता रखा है, फैक्टर्स दैट मे इंडिकेट डाउट, कि वोटर को डाउट कब लग सकता है रिप्लाई पे। तो दो कारणों से वोटर को डाउट लग सकता है। अगर जो रिप्लाई मिला वोटर को थर्ड पार्टी से वो इनडायरेक्टली मिला है, मतलब रिप्लाई डायरेक्टली वोटर को नहीं मिला, रिप्लाई पहले मैनेजमेंट के पास गया फिर मैनेजमेंट से वोटर को मिला है, तो वोटर को लगता है, वोटर को फिर एक डाउट लगेगा कि हो सकता है कि मैनेजमेंट ने क्या कर दिया हो, इस रिप्लाई में चेंजेस कर दिए हो। इस कारण से वोटर को क्या लग जाएगा, डाउट लग जाएगा और वोटर इस पर रिलाई नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि जो रिप्लाई है वो इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी से नहीं आया, मतलब वोटर ने जिससे मांगा था ना उससे रिप्लाई नहीं आया। जैसे एग्जांपल लूं, वोटर ने एक होल्डिंग कंपनी से रिप्लाई मांगा था, लेकिन वो उस कंपनी से ना करके रिप्लाई उसकी सब्सिडरी कंपनी से आया, तो ऐसे केस में भी वोटर को क्या हो जाएगा, रिप्लाई पर डाउट हो जाएगा। रिप्लाई पर क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। वोटर को रिप्लाई पर डाउट हो जाएगा। तो अब लास्ट में ये लिखा है, अगर वोटर को ये डिटरमाइन कर लेता है कि जो मुझे रिप्लाई मिला है वो रिलायबल नहीं है, अगर वोटर ये डिटरमाइन कर लेता है कि जो रिप्लाई मिला है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, वो रिप्लाई एकदम गड़बड़ है, तो फिर वोटर क्या करेगा, वोटर इसका इम्प्लीकेशन देखेगा किस पे, आरएमएम पे देखेगा। वोटर देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे फ्रॉड के चांस है, इस ऐसे वोटर को ये देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे फ्रॉड के चांस है। अगर फ्रॉड के चांस है तो वोटर आरएमएम बढ़ा देगा और क्या करेगा, अदर प्रोसीजर्स लगाएगा। वोटर क्या करेगा, वोटर फिर अदर प्रोसीजर्स ज़्यादा लगाएगा। अगर वोटर को क्या लगता है आरएमएम ज़्यादा है तो वोटर अदर प्रोसीजर्स ज़्यादा लगाएगा। तो ये सारे काम करने वोटर को, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक ये क्या है, पॉजिटिव कंफर्मेशन। हमने देखा था पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखने जा रहे हैं, किसी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब। तो सबसे पहले बताया गया पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये क्या होता है, इससे जो रिप्लाई मिलता है ना वो क्या होता है, रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है कि रिलायबल ऑडिट एविडेंस होती है। क्यों होती है रिलायबल का मतलब इस पर ऑडिटर भरोसा कर सकता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हमने क्या देखा था, वोटर क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी को कि चाहे तू मेरी बात से एग्री करता हो या डिसएग्री करता हो, दोनों केस में तेरे को क्या करना है, रिप्लाई करना है। इस कारण से क्या है, रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। लेकिन सेकंड पॉइंट में बताया कि पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में एक रिस्क होती है। क्या रिस्क होती है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो हो सकता है कि क्या कर रही हो, इस इंफॉर्मेशन को बिना वेरीफाई करे रिप्लाई कर रही हो। कि वोटर ने पूछा क्या आप इस एंटिटी से 5 लाख रुपीज मांगते हैं, तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी बिना ये देखे कि वोटर क्या पूछ रहा है, बिना देखे रिप्लाई कर दे। तो ये रिस्क होती है इसके अंदर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में। अब बताया गया कि इस रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जाए, ये भी यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे ये भी बता रखा है कि वोटर इस रिस्क को कैसे रिड्यूस करे। ये जो रिस्क आ रही है, ये जो रिस्क आ रही है इसको वोटर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बताया गया कि वोटर क्या करे, वोटर जब भी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाए ना तो वो क्या करे, उसके अंदर अमाउंट डाले ही नहीं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वोटर क्या पूछ रहा है कि भाई तू इस एंटिटी से 5 लाख रुपीज मांगता है कि नहीं, तो वोटर ऐसे ना बनाए पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। वोटर पूछे कि तू इस एंटिटी से कितने रुपीज मांगता है, इस तरह से वोटर क्या कर ले, पूछ ले। वोटर उसमें अमाउंट डाले नहीं, लेकिन बोला गया कि इसमें तो वोटर क्या करे, अमाउंट डाले नहीं, उस थर्ड पार्टी को ही बोल दे, उस थर्ड पार्टी को ही बोल दे कि भाई आप ही अमाउंट फिल करके दो कि आप इसे कितना रुपीज मांगते हो। लेकिन अब एक दिक्कत आ जाती है ऐसा करने से। अगर मान लो वोटर क्या करता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में अमाउंट खुद फिल नहीं करता, सामने वाली पार्टी से फिल करवाता है,
तो इसमें एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है? हो सकता है कि ऐसे केस में सामने वाली जो थर्ड पार्टी वो आपको रिप्लाई ना करे, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी हो सकता है कि आलस के कारण आपको रिप्लाई ना करे। वो सोचेगी कि देखो ये तो कुछ करके नहीं दे रहा, सारे काम में इतना काम क्यों करूं, मेरी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। देखो थर्ड पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती रिप्लाई करने की। इस कारण से थर्ड पार्टी सोच सकती है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। इस कारण से हो सकता है कि वो आपको रिप्लाई ना करे। तो ये हमने देख लिया पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, एक रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि इसमें ऑर्डर थर्ड पार्टी को बोलता है चाहे आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, दोनों केस में आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है। लेकिन इसमें एक रिस्क ये होती है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी क्या कर रही हो, इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई करे क्या कर दे, रिप्लाई कर दे। फिर बताएगा कि इस रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। वोटर जब भी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाए तब वो अमाउंट उसके अंदर ना डाले, थर्ड पार्टी को अमाउंट डालने के लिए बोल दे, थर्ड पार्टी को बोल दे। लेकिन ऐसे केस में फिर एक दूसरी दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी? कि हो सकता है कि ऐसे केस में थर्ड पार्टी उसको रिप्लाई ही ना करे। तो ये हो गया पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये जो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है ना, ये देखो ये क्या करती है, प्रोवाइड लेस परसेसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। देखो हमने क्या देखा था, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या देती है, रिलायबल ऑडिट एविडेंस। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेस रिलायबल ऑडिट एविडेंस देगी, वोटर इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता। आप ऐसे बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो इसकी डेफिनेशन में लिखा था। नेगेटिव कंफर्मेशन की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तब हमने देखा था कि जब भी वोटर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजता है, इसका मतलब क्या होता है कि वोटर थर्ड पार्टी को बोलता है कि अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हो ना तभी रिप्लाई करना, एग्री करते हो तो रिप्लाई मत करना। तो आप बोलोगे सर इसमें फिर दिक्कत क्या है, तो इसमें देखो दिक्कत क्या है, हो सकता है कि सामने वाली पार्टी वोटर से डिसएग्री करती हो। जैसे एग्जाम्पल लूँ कि वोटर ने राम से पूछा, राम नाम के कैरेक्टर से, क्या आप इस एंटिटी से वास्तव में 5 लाख रुपीज मांगते हो क्या। अब देखो हो सकता है कि राम वास्तव में कितने मांगता है, 6 लाख मांगता है, यानी वो इस वोटर की बात से क्या करता है, डिसएग्री करता है। लेकिन जो राम नाम का बंदा है ना, वो क्या करता है, वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता कि वोटर पूछ क्या रहा है, और क्या करता है, इस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को कूड़े में डाल देता है। और ये राम नाम का बंदा वोटर को रिप्लाई नहीं करता। अब वोटर तो क्या मान लेगा, वोटर तो क्या मान लेगा, रिप्लाई नहीं आ रहा तो वोटर तो मान लेगा कि राम नाम का बंदा मेरी बात से एग्री कर रहा है, लेकिन वास्तव में तो क्या कर रहा है, डिसएग्री करता है। इस कारण से बोला गया कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, लेस परसेसिव ऑडिट एविडेंस देती है। इस कारण से फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वोटर को कभी भी यूज नहीं करनी, कभी भी वोटर यूज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ केसेज में यूज कर सकता है। वो केस कौन कौन से हैं कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वोटर देखो कब कब यूज कर सकता है, ओनली वैन लिखा है, कब कब यूज कर सकता है। देखो पहले दो एकदम सिंपल है, अगर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स आ रहे हैं, वोटर ने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर कई सारे ऐसे डाक्टर्स आ रहे हैं, वोटर ने देखा बहुत सारे डाक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे 100-200 डाक्टर्स आ रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, जो क्या बहुत छोटे छोटे अमाउंट के हैं, बहुत छोटे छोटे अमाउंट के हैं। तो ऐसे केस में वोटर क्या कर सकता है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर सकता है। ऐसा क्यों, अगर वोटर मान लो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करेगा और सबको भेजेगा तो वोटर सबके रिप्लाई का वेट करेगा, और अगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो वोटर उनका फॉलोअप भी करेगा, उनको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। अब वोटर अगर इतने सारे को याद दिलाने बैठेगा तो फिर वोटर अपना दूसरा काम कैसे कर पाएगा। इस कारण से बोला गया कि अगर स्मॉल आइटम्स है, स्मॉल अमाउंट के आइटम्स है, तो उस केस में आप भेज सकते हो। सेकंड पॉइंट देखो एकदम लॉजिकल है, अगर उस आइटम में क्या आरओएमएम एकदम कम है, जिस एरिया के रिगार्डिंग वोटर क्या भेजना चाह रहा है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वहां पे क्या है, अगर आरओएमएम रिस्क बहुत कम है, तो ऐसे केस में वोटर क्या कर सकता है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है। और थर्ड एकदम फालतू सा केस है, एकदम अजम्पशन वाला, लो एक्सेप्शन डेट। अगर वोटर को लगता है, वोटर को क्या लग रहा है कि जिस बंदे को मैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज दूंगा उस केस में जो रिप्लाई आएगा ना, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। मतलब अगर मैं उससे पूछूंगा कि तू 5 लाख मांगता है क्या, वो 5 लाख में एग्री करेगा। वोटर को लगता है कि सामने वाला बंदा एग्री ही करेगा, वो डिसएग्री नहीं करेगा। तो ऐसे केस में वोटर क्या करेगा, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ही भेजेगा। तो थर्ड पॉइंट फालतू था, ये जम्पशन वाला पॉइंट था। तो हमने देख लिया कि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कम एविडेंस प्रोवाइड करती है, और वोटर इसको कब कब यूज कर सकता है, तो 3 केस है बस, इन्हीं केस में वोटर इसको यूज कर सकता है और कभी यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो इसके लिए एक नोट भी दे दिया कि अगर मान लो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वोटर ने भेजी है, वोटर ने क्या करा है, किसी थर्ड पार्टी को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है और उस थर्ड पार्टी से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब है इट डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग क्लियरली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी गारंटी एग्री करती होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी जिसको आपने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है वो एग्री ही करती होगी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाली पार्टी ने आपने जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी उसको कूड़े में डाल दिया हो और फिर आपको रिप्लाई ना करा हो। तो हो सकता है कि बाद वो पार्टी, सामने वाली पार्टी डिसएग्री करती हो, फिर भी उसने रिप्लाई ना किया हो। इस कारण से यहाँ पे लिखा गया है अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में कोई रिप्लाई नहीं भी आता तो इससे आप गारंटी से नहीं बोल सकते कि वो एग्री करता है। तो इस कारण से लिखा है, इससे आपको कुछ भी क्लियरली पता नहीं चलता इस केस में। तो ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ, इसको भी एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। और ये स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है SA 505।
देखो ऐसे 500 के ज़्यादातर स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वैसे बी कैटेगरी है ये। तो यहाँ पे देखो टर्म्स बता रहे कि जो मैंने को टर्म्स बताई थी वो टर्म्स बता दी। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन से बैलेंस अगर वोटर को चेक करने तो किन किन के लिए वोटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी प्रोसीजर्स क्या होगी, जो सारे पॉइंट बताए थे वो यहाँ पे लिखे हैं। और डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करते वोटर को किन बातों का ध्यान रखना है वो पॉइंट्स हमने देख लिया। इसका मैंने आपको एक मेमोरी बनाया था, क्या, हर पल राम। फिर हमने देखा था कि अगर वोटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करने जा रहा है तो वोटर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वोटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए यूज करने जा रहा है तो वोटर को किन बातों का पता होना चाहिए, किन बातों को वोटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आया कि अगर वोटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करने जा रहा है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट बना कर देता है तो वोटर को क्या क्या करना पड़ेगा। तो वही सारी बातें लिखी, इंक्वायर करेगा, आरएमएम पे देखेगा क्या इम्प्लीकेशन आ रही है, फिर प्रोसीजर्स लगाएगा, लेकिन अगर प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल पाते तो टीसीडब्ल्यू को जाके बताएगा। और अगर टीसीडब्ल्यू भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं करने देता तो वोटर क्या कर लेगा, अपना मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन। लेकिन आईसीएस कुछ तरह से लिखता है डिटरमाइन द इम्प्लीकेशन फॉर ओपिनियन, कि भाई वोटर क्या करेगा, ये देखेगा कि मुझे क्या ओपिनियन देना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड देना चाहिए, डिस्क्लेमर देना चाहिए, इस तरह से बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे आईसीएस। उसी बात को घुमा फिरा के लिख दिया। फिर आगे रिजल्ट कि जैसे ही वोटर क्या करेगा, थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही, या तो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या करेगा, एक्सेप्शन मिल जाते तो क्या करेगा। फिर हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन के बारे में देखा डिटेल में, नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में देखा, जो मैंने आपको बताया वही सारी बातें लिखी हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ। वो नेगेटिव कंफर्मेशन भी मैंने आपको सारा बता दिया। फिर आया रिलायबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स, वोटर को डाउट लगता है, वोटर को रिप्लाई तो मिल गया लेकिन फिर डाउट लगता है तो फिर वोटर क्या करेगा, डाउट लगता है तो वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया। अब लास्ट में देखो ये बता रही है अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। हमने कई जगह देखा वोटर क्या करेगा, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा। जैसे मान लो मैनेजमेंट अगर वोटर को क्या नहीं करने देता, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजने देता तो वोटर क्या करता है, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा। तो ये अल्टरनेट प्रोसीजर्स क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। एकदम सिंपल से एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे। मान लो वोटर को डेटर का बैलेंस चेक करना था तो बताओ वोटर कैसे चेक कर सकता है उसको वोटर को मान लो डेटर का बैलेंस चेक करना था लेकिन मैनेजमेंट ने उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजने दी तो बताओ वोटर कैसे चेक कर सकता है। वोटर ये देख ले सब्सिक्वेंट रिसिप्ट हो रही है क्या, वोटर ये देख ले कि जिस डेटर के बैलेंस को मैं चेक करना चाह रहा था क्या उस डेटर से एंटिटी को बाद में कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है क्या। अगर उससे रिसिप्ट हो रहा है तो यानी कंफर्म हो गया अपने आप ही कि यानी वो डेटर का बैलेंस एकदम सही था। क्यों सही था, क्योंकि एंटिटी को उससे रुपये मिल गए। बस ये चेक करना है, कंप्लीट। ये भी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो, ये क्या है, बी कैटेगरी स्टैंडर्ड है, ये आपको करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। नेक्स्ट अपना SA510, नेक्स्ट स्टैंडर्ड अपना SA510। क्या इसका नाम क्या है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। क्या नाम है इसका, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये भी हमें सिखाएगा ऑडिट एविडेंस लेना, किन के बारे में, लेकिन ओपनिंग बैलेंस के बारे में नहीं। सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है, फिर हम समझ पाएंगे इसको। तो देखो सबसे पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो देखो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है कि जिस क्लाइंट के ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं ना, जिस क्लाइंट के ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट की ऑडिट ही अगर पहली बार हो रही है तो देखो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है, जिस क्लाइंट के ऑडिटर ऑडिट करने गया ना उस क्लाइंट की ऑडिट ही अगर पहली बार हो रही है तो इसे क्या बोला जाएगा, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। या फिर जिस क्लाइंट के ऑडिटर ऑडिट करने गया है ना उसकी पिछले साल ऑडिट किसी दूसरे ऑडिटर ने करी थी। अगर जिस क्लाइंट के ऑडिटर ऑडिट करने गया है उस क्लाइंट की ऑडिट पिछले साल दूसरे ऑडिटर ने करी थी तो उसे भी क्या बोला जाता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो यही दो केस ऐसे हैं जिस पे SA501 अप्लाई होगा और किसी केस में भी ऑडिटर को SA510 को अप्लाई नहीं करना। सिर्फ यही दो केस ऐसे हैं। कब कब, जब जिस क्लाइंट की ऐसा केस, मान लो जब ऑडिटर ऐसे क्लाइंट की ऑडिट करने जा रहा है जिसकी जिंदगी में पहली बार ऑडिट हो रही है तब ऑडिटर को क्या करना है, SA510 लगाना है। या फिर ऑडिटर जिस क्लाइंट की ऑडिट करने जा रहा है उसकी ऑडिट पिछले साल इस ऑडिटर ने नहीं की थी, किसने की थी, किसी दूसरे ऑडिटर ने की थी, तो भी ऑडिटर को क्या लगाना है, SA510 अप्लाई करना होगा। अब SA510 में ऑडिटर करता क्या है वो हम सीखने जा रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि ऑडिटर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब SA510 लगाएगा कब, सिर्फ 2 केसेज में लगाएगा। लेकिन अब इसमें ऑडिटर करेगा क्या, ऑब्जेक्टिव देखो ऑडिटर इसके अंदर करेगा क्या SA510 में। अब इसमें ऑडिटर को क्या करना है, इसके अंदर ऑडिटर को क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग एविडेंस लेने हैं। क्या एविडेंस लेने ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग, कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ना, ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ना। आप बोलेंगे सर इस ऐसे केस में ऑडिटर को
ओपनिंग बैलेंस की रिगार्डिंग ये एविडेंस क्यों लेना है, ये तो बताओ, ऐसा क्यों करना है ये बताओ। ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई हो रहा है, कब अप्लाई हो रहा है, ये तब अप्लाई हो रहा है जब ऑडिटर जिस क्लाइंट की ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट की ऑडिट ही पहली बार हो रही है। तो हो सकता है ना उसकी जो ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं उनमें क्या हो, गलतियां हो, उनमें अगर गलतियां हो गई ओपनिंग में तो इस साल के जो बैलेंस आ रहे होंगे क्लोजिंग उनमें भी गलतियां मिलेगी। अगर ओपनिंग ही गलत है तो क्लोजिंग भी गलत आएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस की रिगार्डिंग एविडेंस लेने पड़ेंगे। क्या एविडेंस लेने पड़ेंगे कि ओपनिंग बैलेंस में कोई गलतियां तो नहीं है ना, ये एकदम सही तो है ना, ओपनिंग बैलेंस करेक्ट तो है ना। और दूसरा इसे एक चीज और देखनी है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज हो रही है ओपनिंग बैलेंस में, मतलब लास्ट ईयर एंटिटी जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रही थी, क्या इस साल भी एंटिटी वही अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रही है ना। आप एफआर में पढ़ते भी हो कि एक बार एंटिटी जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर लेती है तो एंटिटी को क्या करना चाहिए, एंटिटी को कंसिस्टेंटली वो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करनी होती है। और मान लो अगर एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज भी करती है तो वो चेंज कैसे होना चाहिए, एज पर एफआरएफ होना चाहिए। तो ऑडिटर को ये भी एविडेंस लेना होगा कि लास्ट ईयर एंटिटी जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रही थी क्या वही अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी इस साल भी यूज कर रही है क्या। और अगर मान लो एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंजेस कर रही है तो ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि ये चेंजेस एज पर एफआरएफ है क्या, मतलब एज पर एएस या फिर इंड एस है क्या। बस ये काम ऑडिटर को करना है, तो ऑडिटर को ये काम करना है। अब देखो ऑडिटर ये सारे काम करेगा कैसे, ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेज। ऑडिटर ये सारे काम करेगा कैसे, कैसे चेक करेगा कि ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है कि नहीं और अकाउंटिंग पॉलिसीज सही है कि नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो आप जनरल प्रोसीजर्स में क्या लिखा है, एकदम इजी प्रोसीजर्स लिखे, बहुत इजी। क्या लिखा है सबसे पहले तो ऑडिटर ये चेक कर ले कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रायर पीरियड करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। भाई ये ओपनिंग बैलेंस है क्या, जिसको ऑडिटर को चेक करना है ओपनिंग बैलेंस है क्या, पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस ही तो है। तो ऑडिटर चेक कर ले कि क्या पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस को करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड तो किया गया ना। एग्जांपल पिछले साल क्लोजिंग इन्वेंटरी आती थी 10 लाख, तो ऑडिटर चेक कर ले कि उसको ओपनिंग बैलेंस में 10 लाख ही तो दिखाया गया ना, ऐसे तो नहीं कि गलती से 1 लाख दिखा दिया गया हो या फिर गलती से 11 लाख दिखा दिया गया हो। ये ऑडिटर चेक कर ले, एकदम सिंपल सा काम, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, ये काम करना है सबसे पहले तो। और अकाउंटिंग पॉलिसी की रिगार्डिंग क्या करना है, देखो ऑडिटर को अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेक करनी थी, तो इसके रिगार्डिंग में ऑडिटर को एकदम इजी सा काम करना है। क्या करना है, ऑडिटर को बस ये चेक करना है ये अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट तो है ना, मतलब ऑडिटर बस ये चेक कर ले कि एंटिटी लास्ट ईयर जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी थी वो इस साल भी कर रही है ना। और अगर मान लो एंटिटी चेंज कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसी तो वो एज पर एफआरएफ है ना। तो बस ऑडिटर को इतना सा चेक करना और कुछ काम नहीं करना, इतना सा काम करना है जनरल प्रोसीजर्स के अंदर। अब देखो ये दोनों जो मैंने प्रोसीजर बताई ये ऑडिटर करेगा कैसे, ये दोनों ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर करेगा कैसे। तो यहाँ पे 2 केस दे रखे हैं। पहला केस क्या कि जिस क्लाइंट की अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसकी मान लो पिछले साल ऑडिट किसने करी थी, किसी दूसरे ऑडिटर ने करी थी, तो ऐसे केस में ये दोनों काम ऑडिटर बताओ कैसे करेगा, पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। क्या करेगा, पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। ये बताओ जब इस क्लाइंट की पिछले साल ऑडिट हो रखी है, बस दूसरे ऑडिटर ने तो करी है, यानी उसके क्या होंगे, इस क्लाइंट के पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, तो क्या कर ले ऑडिटर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके दोनों काम कर लेगा। लेकिन मान लो दूसरा केस था, कौन सा केस था कि ऑडिटर जिस क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं ना उसकी ऑडिट ही पहली बार हो रही है, तो यानी इस क्लाइंट के तो पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अवेलेबल नहीं होंगे। इस क्लाइंट के तो पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऑडिट ही पहली बार हो रही है। तो ऐसे केस में ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से, उस एंटिटी के मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, बोलेगा लिख करके दे कि तेरे पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही तो है ना। बस इस तरह से बस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा और कुछ नहीं कर सकता। ये काम करना ऑडिटर को। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। अभी तक हमने क्या देखी, जनरल प्रोसीजर, इसमें ऑडिटर कुछ भी नहीं करा, कुछ भी मेहनत नहीं करे, एकदम सिंपल काम कर रहा है। अब आ गई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। अब आप बोलोगे सर ऑडिटर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर क्यों कर रहा है, टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। क्या कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग एविडेंस लेने के लिए। अब आप बोलोगे सर अभी ऊपर भी तो हमने यही किया है, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग तो एविडेंस लिया है, लेकिन ऊपर देखो ज्यादा मेहनत नहीं करी। जनरल प्रोसीजर में ऑडिटर ने क्या देखा है कि जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे उनको करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया गया, क्या बस इतनी सी मेहनत करी है। लेकिन देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था इन्वेंट्री का कितने का, 10 लाख का, हो सकता है ये क्लोजिंग बैलेंस ही गलत हो, ये एक्चुअल में 8 लाख हो, तो ये भी तो गलत हो सकता है ना। हो सकता है कि क्लोजिंग बैलेंस में, लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस में गड़बड़ी हो, तो ऑडिटर को ये मिस स्टेटमेंट भी पकड़नी होगी। इसके कारण ऑडिटर को क्या लगानी पड़ती है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ती है, इस कारण से। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर दे रखी है। देखो इन्वेंट्री की तो एकदम ही अलग से दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री के लिए ऑडिटर क्या करे, एकदम लॉजिकल पॉइंट दे रखा है, क्या करे, रिकॉन्सिल कर ले फिजिकल काउंट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। अभी मैंने आपको बताया ऐसे 501 में ऑडिटर क्या करता है, फिजिकल काउंटिंग अटेंड करता है। तो करंट ईयर में जब ऑडिटर क्या करेगा, काउंटिंग फिजिकल काउंटिंग अटेंड करेगा,
तो बताओ ऑडिटर को क्या पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगी ऑडिटर को? करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑडिटर को पता चल जाएगी। ऑडिटर को जब करंट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल गई तो ऑडिटर क्या कर सकता है, इसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर जो भी सेल हुई है वो ऐड कर देगा और ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेस हुई है इन्वेंट्री की वो लेस कर देगा। इससे क्या आ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा। और जैसे ही ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा तो ऑडिटर इसको क्या कर लेगा, जो पुराना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था उससे कंपेयर कर लेगा, पता लगा लेगा कि वास्तव में उसमें कोई गड़बड़ी है या फिर नहीं है। इसे ऑडिटर पता लगा लेगा, ये तरीका करेगा। इतना सिंपल सा काम। बताओ ऑडिटर क्या करता है, करंट ईयर के अंदर क्या करना पड़ता है ऑडिटर को, फिजिकल काउंटिंग अटेंड करनी पड़ती है। और जैसे ही फिजिकल काउंटिंग करेगा तो ऑडिटर को क्या पता चल जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगी। यानी ऑडिटर को कोई मेहनत नहीं करनी है अलग से। बताओ अलग से ऑडिटर को कोई मेहनत करनी पड़ी क्या, कुछ नहीं करनी पड़ी। तो ऑडिटर क्या कर लेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता लगा लेगा। बस उसमें एक या दो एडजस्टमेंट करने किसके, सेल और परचेज के। इस ऑडिटर को एक्चुअल ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री पता चल जाएगा। और अगर इसने देखा कि डिफरेंसेज आ रहे हैं तो ऑडिटर को पता चल जाएगा कि क्या है, ओपनिंग बैलेंसेज में मिस स्टेटमेंट्स है। फिर देखो यहाँ पे एक प्रोसीजर और लिखी है इन्वेंट्री वाले में, क्या लिखा है, परफॉर्म दी ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्म दी ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ऑडिटर को किस में गलती लग रही है, वैल्यूएशन में गलती लग रही है। उसने देखा कि ओपनिंग इन्वेंट्री की जो यूनिट्स है वो तो एकदम सही है, जैसे बताई गई कि 5000 यूनिट्स है ओपनिंग इन्वेंट्री, वो तो सही है, लेकिन वैल्यूएशन में गड़बड़ी लग रही है। तो क्या कर लेगा, वैल्यूएशन चेक कर लेगा। कैसे होती है वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी व्हिच इज लोअर, तो वैल्यूएशन चेक कर लेगा सैम्पलिंग बेसिस पर। तो ये हो गई इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कि इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाएगा। अब अदर करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज, देखो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग तो यहाँ पे देख लिया हमने क्या प्रोसीजर लगाएगा। अब बची हुई करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा, ताकि ऑडिटर को पता चल जाए कि इनके ओपनिंग बैलेंस में कोई गलतियां तो नहीं है ना। इसके लिए क्या लगाएगा, तो बोला गया है, इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, करंट पीरियड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर ही, करंट पीरियड के प्रोसीजर से ही ऑडिट एविडेंस ले लेगा। कोई ऑडिटर को मेहनत नहीं करनी, करंट पीरियड के प्रोसीजर्स लगाकर ही ऑडिट एविडेंस ले लेगा। जैसे एग्जांपल लूं, लास्ट ईयर डेटर्स आ रहे थे मान लो 1 लाख के, लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख का। अब ऑडिटर देख लेगा क्या एंटिटी को इस साल वो 1 लाख रुपीज रिसीव हो गए हैं क्या। अगर वो रिसीव हो गए हैं तो अपने आप ही एविडेंस मिल गया, हाँ भाई वो डेटर का अमाउंट 1 लाख का एकदम सही आ रहा था, तो अपने आप ही क्या मिल गया, एविडेंस। यानी ऑडिटर को अलग से कोई मेहनत नहीं करनी। फिर आया अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी हमने क्या देखा, इन्वेंट्री देखा और करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज। यानी अब तक हमने क्या देखा है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज देखे हैं, नॉन करंट असेट्स नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं देखे। तो उनके लिए ऑडिटर क्या करेगा, जैसे एग्जांपल लूं पीपीई, इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, एंटिटी के पास पीपी के रिगार्डिंग कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, वो चेक कर लेगा। तो डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा हाँ भाई वास्तव में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, जो पिछले साल पीपी दिख रही थी। और नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट के लिए क्या एग्जांपल लेना पड़ेगा, कंफर्मेशन कर लेगा ऑडिटर, क्या कर लेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा थर्ड पार्टी से। जैसे एग्जांपल लेता हूं, लॉन्ग टर्म लोन, एंटिटी ने क्या ले रखा है, लॉन्ग टर्म लोन। अब बताओ लॉन्ग टर्म लोन क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसके लिए रिगार्डिंग ऑडिटर क्या कर ले, इसके रिगार्डिंग ऑडिटर क्या कर ले, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेगा। थर्ड पार्टी से ऑडिटर क्या कर लेगा, कंफर्मेशन कर लेगा। उसी से पूछ लेगा कि आपने एंटिटी को कितने वास्तव में कितने का लोन दे रखा है। इस तरह से ऑडिटर स्पेसिफिक प्रोसीजर लगा लेगा। तो ये सब कुछ बता रखा है कि ऑडिटर को कैसे प्रोसीजर्स लगानी है ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए, कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट है या फिर नहीं। एक हमने देखी जनरल प्रोसीजर्स जिसमें ऑडिटर को बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगती। फिर है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी, ज्यादा नहीं करनी, इसमें भी थोड़ी सी करनी है। तो इसमें बताया कि इन्वेंट्री के लिए क्या करना है, अदर करंट असेट्स लायबिलिटीज के लिए क्या करना है, और नॉन करंट असेट्स और लायबिलिटीज के लिए ऑडिटर को क्या करना है। अब बताओ, अब देखो ऑडिटर ने क्या कर ली, सारी प्रोसीजर्स लगा ली ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग। ऑडिटर ने सारी प्रोसीजर लगा ली। प्रोसीजर लगाने के बाद ऑडिटर को क्या होता है, मान लो ओपनिंग बैलेंस के अंदर गलतियां मिल जाती है। प्रोसीजर लगाने के बाद अगर ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस में गलतियां मिल जाती है तो ऑडिटर क्या करेगा, बताओ गलतियां मिलने पर। हमने ऐसे 450 में पढ़ा था, ऑडिटर सबसे पहले जाके मैनेजमेंट को बताएगा, इसको बोलेगा कि गलतियां सही कर दे, मैनेजमेंट सही नहीं करता तो टीसीडब्ल्यू को जाके बताएगा, इसको बोलेगा सही कर दे। बस ये काम करना है। अब आया लास्ट टॉपिक क्या, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अब ऑडिटर रिपोर्ट कैसे करेगा ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग, कैसे रिपोर्ट करेगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग। तो अगर मान लो ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग एविडेंस ही नहीं मिलते, ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिलते, ऑडिटर को लगता है कि ओपनिंग बैलेंस में बड़ी गलतियां हो सकती हैं, तो ऑडिटर क्या दे देगा, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब आप लोगों से क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ही क्यों दिया, तो ये सारी बातें डिटेल में 705 में देखते हैं। लेकिन अगर मान लो ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग पर्याप्त एविडेंस मिल जाते हैं, क्या एविडेंस मिल जाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर बड़ी बड़ी गलतियां हैं, ऑडिटर को ये एविडेंस मिल जाते हैं। और ये गलतियां मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यू सही भी नहीं करता, वो सही भी नहीं करते, फिर ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा। और ये भी हम कहाँ सीखते हैं 705 में। ये तो हो गया ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग। फिर आया अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग। अब देखो अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या होता है, ऑडिटर को जनरली एविडेंस मिल ही जाते हैं, इसलिए इसमें बस इन्होंने एक ही केस लिखा है।
तो देखो, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी की रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या मिल जाते हैं, पर्याप्त एविडेंस मिल जाते हैं। क्या एविडेंस मिल जाते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी है वो एंटिटी क्या कर रही है, कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर रही। एंटिटी क्या कर रही है, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस कर रही है। वो एंटिटी जो चेंजेस कर रही है ना, वो भी एफआरएफ के अकॉर्डिंग नहीं कर रही। कैसे कर रही है, एज पर एफआरएफ नहीं कर रही, एज पर एस इंडेक्स नहीं कर रही। ये ऑडिटर को पता लग जाता है तो ऑडिटर क्या देगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन। बस ये इतना सा टॉपिक है और एकदम इजी टॉपिक है। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हुआ। इसको भी एक बार कंसेप्ट बुक से देख लो। सबसे पहले ये बता रखा है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होते क्या है, मतलब ये स्टैंडर्ड अप्लाई कब होगा। तो दो केस में अप्लाई होता है, हमने देख लिया था। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे। अब ध्यान रखना, आईसी ज्यादातर क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव लिख ही देता है, तो आपको लिख के आना है हमेशा। ये तो आपको याद करना ही करना है। फिर आया ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगी ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग। तो देखो, जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सबसे पहले दो प्रोसीजर थी कि क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड तो करे गए हैं ना, और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी तो लगा रही है ना, जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो अप्रोप्रिएट तो है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों काम ऑडिटर करेगा कैसे, ये दोनों काम ऑडिटर करेगा कैसे। तो दो केस है, अगर मान लो पिछले साल की ऑडिट की दूसरे ऑडिटर ने करी या फिर क्लाइंट की उस क्लाइंट की ऑडिट पहली बार हो रही है, ये दो केस थे। तो ये दोनों केस मैंने आपको बता दिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ऑडिटर क्या करता है, जनरल प्रोसीजर्स तो करता ही करता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी करता है। अब ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या है वो देखो। इन्वेंट्री के रिगार्डिंग क्या था, रिकाउंसिल कर ले क्लोजिंग जो काउंट हुआ है फिजिकल काउंटिंग को ओपनिंग बैलेंस से रिकाउंसिल कर ले, और जो वैल्यूएशन है उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दे। वैल्यूएशन पे क्या कर दे, कुछ प्रोसीजर्स लगा दे। और अगर करंट असेट्स लायबिलिटीज है तो ऑडिटर को कुछ नहीं करना। ऑडिटर जो करंट पीरियड में प्रोसीजर्स लगा रहा है उसी से ऑडिटर को क्या मिल जाएंगे, ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे। यही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है। और फिर बच्ची नॉन करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसलिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देख ले या थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले ले। फिर आया कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, और फिर आया वही ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कैसे करेगा, ओपनिंग बैलेंस की कैसे करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज की कैसे करेगा। सारे केस मैंने आपको बता दिए, सारा लिखा दिया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। नेक्स्ट है ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर याद करो, ऐसे 500 में देखा हमने कई सारी प्रोसीजर। तो क्या होती है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और एक होती है क्या, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर में भी दो होती है क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो होती हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। वही हम सीखने जा रहे हैं क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होती क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो कि एनालिटिकल प्रोसीजर होती क्या है, ये होती क्या है। तो इसमें ऑडिटर करता है क्या, तो क्या लिखा है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या करता है, डेफिनेशन से पता चलता है क्या करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का वैल्यूएशन, मतलब बैलेंस शीट के अंदर P&L के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ना उनको इवैल्यूएट करता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना उनको इवैल्यूएट करता है। कैसे करता है, कई सारे तरीके बता रखे हैं, ट्रेंड एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस करके, या फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा है उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उनको एनालिसिस करके, क्या क्या करके, ट्रेंड एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस करके, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा है उनके बीच जो भी रिलेशनशिप है उनको एनालिसिस करके क्या करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उनको इवैल्यूएट करता है। अब आप बोलोगे इनका मतलब क्या है, ट्रेंड एनालिसिस मतलब ऑडिटर पास्ट के कुछ ट्रेंड देख लेगा। जैसे ऑडिटर को देखनी है प्रॉफिट देखने हैं तो ऑडिटर ने पास्ट ट्रेंड देखी, प्रॉफिट की एंटिटी के पास्ट ट्रेंड देखे। ऑडिटर ने देखा कि पास्ट में ऑडिटर का क्या है, प्रॉफिट गिरता हुआ आ रहा है, लेकिन करंट ईयर में क्या ऑडिटर ने देखा कि प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। अब तो पास्ट से तो गिरता हुआ रहा है लेकिन इस साल बढ़ गया, तो ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, एक इंडिकेशन मिल जाएगी। ऑडिटर को एक लगेगा, रिस्क लगेगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फ्रॉड हो सकते हैं। एक तरह से ऑडिटर को रिस्क का पता चल जाएगा। इस तरह से ऑडिटर ट्रेंड एनालिसिस करके क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर सकता है। दूसरा है रेशियो एनालिसिस। रेशियो का एनालिसिस कर ले, लास्ट ईयर के रेशियो को करंट ईयर से कंपेयर कर ले। जैसे मान लो एक ग्रोस प्रॉफिट का एग्जांपल लेता हूँ, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। जैसे ऑडिटर ने देखा लास्ट ईयर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो था 10%, लेकिन इस साल क्या हो गया 20%। अभी जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होता है ना ये जनरली सेम ही होता है, ये बदलता नहीं है। तो ऑडिटर ने देखा लास्ट ईयर तो था 10%, इस साल हो गया 20%, तो ऑडिटर को पता लग जाएगा कि यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो झोल है। इस तरह से ऑडिटर क्या कर सकता है, रेशियो एनालिसिस करके भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर सकता है। और फिर नेक्स्ट है क्या, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा की रिलेशनशिप को एनालिसिस करके, इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको एनालिसिस करके। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे दो एग्जांपल है, एक बता देता हूँ रेंटल इनकम वाला एग्जांपल आपको। क्या करे ऑडिटर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा है इनकी रिलेशनशिप को एनालिसिस करके। अब आप बोलोगे सर ये नॉन फाइनेंशियल डाटा क्या है, जैसे मान लो एंटिटी है उसकी P&L में एक रेंटल इनकम आ रही है, किससे आ रही है रेंटल इनकम, किससे आ रही है, एंटिटी के कुछ होटल्स वगैरह होंगे, एंटिटी क्या करती है उनको होटल्स को रेंट पे देती है, उससे क्या आ रही है रेंटल इनकम। लेकिन एंटिटी के पास रेंटल इनकम तो आ रही है, ये कैसे आ रही होगी, वहां पे देखो होटल्स में क्या कई सारे रूम्स हैं,
वहाँ पे क्या है, रेंट पर डे होता है, उसकी कुछ ऑक्यूपेंसी रेट होती है। तो जो नंबर ऑफ रूम्स है ये ऑक्यूपेंसी रेट है, ये सब क्या है, ये नंबर ऑफ रूम्स आपने देखा, ये ऑक्यूपेंसी रेट आपने देखी 40%, ये सभी क्या है, ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल डाटा, ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल डाटा। इस तरह से होटल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा को यूज करके अपनी एक कैलकुलेशन करता है और फिर देखता है कि एंटिटी ने ये अमाउंट कितना दिखा रखा है। उसके बाद होटल देखता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं, होटल ने देखा, वोटर को क्या करनी है, वोटर ने देखा है एंटिटी के P&L में क्या आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है। तो वोटर क्या करता है, खुद से एक रेंटल इनकम निकालेगा। तो वोटर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ रूम देखेगा, वोटर नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, रेंट पर डे एंटिटी क्या चार्ज करती है, और ऑक्यूपेंसी रेट का पता लगाएगा। ये सब यूज करके वोटर क्या निकालेगा, रेंट निकाल लेगा। तो वोटर ने देखो क्या कर दिया, 50 नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई बाई उनकी ऑक्यूपेंसी रेट क्या है 40%, रेंट पर डे क्या है 1000, और टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है पर ईयर 365। इस से वोटर ने क्या निकाल लिया, अपनी एक क्या निकाल ली, अपनी एक रेंटल इनकम निकाली। तो वोटर ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग रेंटल इनकम कितनी आनी चाहिए, 73 लाख आनी चाहिए। तो इस तरह से वोटर अपनी एक क्या निकाल लेता है, अपना एक एक्सपेक्टेशन निकाल लेता है कि रेंटल इनकम P&L में कितनी आनी चाहिए। उसके बाद वोटर क्या करता है, अब देखो, अब वोटर क्या करेगा। तो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट देखो। अब तक तो मैंने आपको क्या बताया डेफिनेशन में, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या, वोटर क्या करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करता है। क्या करता है वोटर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको इवैल्यूएट करता है। कैसे इवैल्यूएट करता है, ट्रेंड एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस करके, या फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको एनालिसिस करके। और अगर मान लो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने पर वोटर को क्या मिल जाती है, फ्लक्चुएशंस मिल जाती है। क्या मिल जाती है वोटर को, बहुत सारे डिफरेंसेज मिल जाते हैं। तो वोटर क्या करते हैं, डिफरेंसेज को इन्वेस्टिगेट करता है कि ये डिफरेंसेज क्यों आए। जैसे वोटर ने इसमें देखा रेंटल इनकम में, वोटर के अकॉर्डिंग बताओ कितनी आई, 73 लाख, लेकिन मान लो P&L में एंटिटी ने कितनी दिखा रखी है, 1 करोड़। एंटिटी ने कितनी दिखा रखी है, 1 करोड़, यानी ये क्या हो गया, फ्लक्चुएशंस आ गए, डिफरेंसेज आ गए। तो वोटर क्या करेगा, इनका इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो यही है अपनी पूरी एनालिटिकल प्रोसीजर। अब देखो इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंसिडरेशन टू बी केप्ट व्हाइल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। जब वोटर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं तो वोटर को किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है सुटेबिलिटी ऑफ सैप। वोटर को सबसे पहले तो ये देखना है कि जो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने जा रहा हूँ जिस एरिया के रिगार्डिंग, वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना सुटेबल भी है कि नहीं, कि जिस एरिया के रिगार्डिंग, जिस मैटर के रिगार्डिंग मैं एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने जा रहा हूँ वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है कि नहीं। यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे जिस एरिया में रिस्क ज़्यादा होती है ना, RMM ज़्यादा होती है, वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना सुटेबल नहीं होता। तो वोटर को ये देखना पड़ेगा कि जिस एरिया के रिगार्डिंग मैं एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करने जा रहा हूँ ना, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है या फिर कम है। सबसे पहले वोटर ये देखेगा। फिर से वोटर क्या देखेगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर में मैं जो डाटा यूज करने जा रहा हूँ ना, अब देखो वोटर में क्या करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर में डाटा यूज करता है, नंबर ऑफ रूम्स, रेंट पर डे, ऑक्यूपेंसी रेट। क्या कर रहा है वोटर, डाटा ही तो यूज कर रहा है। तो जो डाटा यूज करने जा रहा हूँ वो रिलायबल है कि नहीं, वो भरोसे लायक है कि नहीं। तो इसके लिए आप बोलोगे सर वोटर पता कैसे लगाएगा, क्योंकि वोटर एनालिटिकल प्रोसीजर में जो डाटा यूज करने जा रहा है वो रिलायबल है कि नहीं, वो भरोसे लायक है कि नहीं। तो कैसे पता लगाएगा, वोटर देखेगा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या देखेगा वोटर कि मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये डाटा मिला है, कहाँ से मिला है। वोटर देखेगा ये डाटा मुझे मिला कहाँ से है, कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। अगर ये डाटा वोटर को किससे मिला है, मैनेजमेंट से ही मिला है। किससे मिला है, एंटिटी के मैनेजमेंट से। अब बताओ मैनेजमेंट तो क्या कर सकता है, झूठ बोल सकता है या नहीं। अगर वो डाटा मैनेजमेंट से मिला है तो ये डाटा रिलायबल नहीं होगा। लेकिन ये डाटा किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला है तो ये डाटा क्या होगा, रिलायबल होगा। ये डाटा कहाँ से मिला, अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला है तो ये डाटा क्या होगा, रिलायबल होगा। फिर नेक्स्ट उसे क्या देखना है, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वोटर चेक करेगा, क्या चेक करने के लिए, डाटा की रिलायबिलिटी के लिए। कि जैसे मान लो इसी एग्जांपल में वोटर ने पता लगाई ऑक्यूपेंसी रेट, किस होटल की ऑक्यूपेंसी रेट क्या रहती है एंटिटी के, तो उसे कितनी पता चली, 40% पता चली अंदाजे में। कितनी पता चली, 40%। तो वोटर देखेगा क्या मैं इस ऑक्यूपेंसी रेट को कंपेयर कर सकता हूँ क्या। तो वोटर ने देखा कि जिस एरिया में एंटिटी का होटल है ना, वहाँ पे कुछ दूसरे होटल्स भी हैं। तो वोटर ने देखा कि मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ, तो यानी डाटा क्या है, रिलायबल है। ये डाटा क्या हो गया, रिलायबल हो गया। अब एक चीज हो रहा है, लास्ट पॉइंट क्या है, नेचर एंड कंट्रोल ओवर इन्फॉर्मेशन। नेचर एंड कंट्रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है ना, क्या उस इन्फॉर्मेशन में कुछ कंट्रोल है क्या। जैसे एग्जांपल मान लो वोटर को डाटा मिला ना, जो भी डाटा मिला, नंबर ऑफ रूम्स एंड पर डे, ये वोटर को किससे मिला, इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से मिला। तो वोटर को देखना है ऐसा तो नहीं कि उस इंडिपेंडेंट पर्सन ने हवा में कुछ भी बोल दिया, उसके पास प्रॉपर एविडेंस तो थे ना। ये इस थर्ड पॉइंट का मतलब है। बस ये वोटर को चेक करना है, ये दो बातें वोटर को ध्यान रखनी है। तो एनालिटिकल, अगर वोटर क्या करना चाहता है, ऑडिट एविडेंस लेने के लिए अगर वोटर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना चाहता है तो वोटर को ये दो बातें ध्यान रखनी होगी। लेकिन इस टॉपिक में आई ने 2 पॉइंट्स को लिखा क्या है। अब ये 2 पॉइंट्स क्या हैं, देखो पहले 2 पॉइंट तो क्या बात करते थे कि वोटर अगर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना चाहता है तो उसे क्या 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बात कर रहे हैं कि वोटर करेगा कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर।
ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा कैसे कैसे करेगा, डेवलप करेगा ऑडिटर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट। ऑडिटर अपनी खुद की कैलकुलेशन करेगा। जैसे हमारे एग्जांपल में ऑडिटर ने कैलकुलेशन करी, रेंटल इनकम बताओ कितनी आनी चाहिए, ऑडिटर के अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए, 73 लाख आनी चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करेगा कितनी आनी चाहिए, 73 लाख। जैसे ऑडिटर ने ये कर लिया, अपनी एक अमाउंट निकाली रेंटल इनकम, अब ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा डिफरेंस इज डेट इज एक्सेप्टेबल। आप बोलोगे सर इस पॉइंट का मतलब क्या है। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ने एक अमाउंट तो निकाल लिया, लेकिन ऑडिटर ने जो अमाउंट निकाला है ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ऑडिटर के पास एक्यूरेट डाटा नहीं है। तो ऑडिटर क्या करेगा, एक रेंज सेट करेगा। ऑडिटर एक रेंज बनाएगा कि मैंने तो कितना निकाला है रेंटल इनकम, कितनी निकाली है, 73 लाख। तो ऑडिटर एक रेंज सेट करेगा। ऑडिटर बोलेगा कि अगर एंटिटी के पीएनएल में रेंटल इनकम अगर 65 लाख टू 80 लाख आ रही होगी ना, तो ऑडिटर बोलेगा कि मैं मान लूंगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एकदम सही है। तो ऑडिटर एक तरह से रेंज सेट कर लेगा। ये इस पॉइंट का मतलब है। सबसे पहले तो ऑडिटर खुद की कैलकुलेशन करेगा, ये थर्ड पॉइंट का मतलब कि ऑडिटर क्या करेगा, डेवलप द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट। और जैसे उसने एक अपना अमाउंट निकाल लिया, अब उसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट एक्यूरेट नहीं है तो ऑडिटर को एक रेंज सेट करनी पड़ेगी जो कि ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल होगी। तो ऑडिटर एक रेंज सेट कर लेगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में रेंज ली 65 लाख टू 80 लाख। तो ये सब काम ऑडिटर को करने। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। अब एनालिटिकल प्रोसीजर से जो रिजल्ट मिले उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर कैसे करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन कब करनी कब है, तो बोला गया इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर कब करेगा, कब, अगर डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या है, सिग्निफिकेंट है। एकदम सिंपल बात लिख दी कि ऑडिटर ने देखो खुद का एक्सपेक्टेशन क्या निकाला था, 73 लाख। फिर ऑडिटर ने एक रेंज बना ली थी क्या, कि 65 टू 80 लाख हो अगर एक्चुअल अमाउंट, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर मैं बाद में प्रोसीजर नहीं लगाऊंगा। लेकिन मान लो एक्चुअल अमाउंट कितना रहे, हमारे एग्जांपल में लिया था एक्चुअल अमाउंट एंटिटी कितना दिखा रही है, 1 करोड़ दिखा रही है। एंटिटी कितना दिखा रही है, 1 करोड़। अब देखो ये 1 करोड़ तो रेंज के बाहर है, ये 1 करोड़ तो रेंज के बाहर है। तब ऑडिटर देखेगा कि 73 लाख से 1 करोड़ इतना सारा जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ऑडिटर बोलेगा ये क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब ऑडिटर क्या करेगा, इस डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस आ रहा है 73 लाख और 1 करोड़ के बीच में, ऑडिटर इसको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब ऑडिटर इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा, सबसे पहले तो एकदम सबसे नॉर्मल वाला काम क्या करेगा, मैनेजमेंट से जाके इंक्वायरी करेगा। मैनेजमेंट से पूछेगा कि देख मैंने भी कैलकुलेशन करी है, मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 73 लाख और तेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 1 करोड़, इतना सारा डिफरेंस क्या है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा। अगर मैनेजमेंट का रीजन को अच्छा लगता है तो बाद में प्रोसीजर नहीं लगाएगा, लेकिन मैनेजमेंट से को लगता है इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे झोल है तो ऑडिटर आरएमएम बढ़ा देगा और अल्टरनेट प्रोसीजर ज्यादा लगाएगा। क्या करेगा ऑडिटर, अदर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं करेगा, क्या करेगा, अदर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट है, एकदम छोटा सा स्टैंडर्ड है और ये एकदम सी कैटेगरी स्टैंडर्ड है। ये जो स्टैंडर्ड है सी कैटेगरी है, तो इसमें आप ज्यादा टाइम मत देना। ऐसे नहीं कि छोड़ दो, बहुत स्पीड से पढ़ लेना, बस जो चीज याद ना हो उनको रीड करके छोड़ देना और बाकी याद कर लेना। तो ऊपर तो क्या लिखा है, डेफिनेशन वगैरह लिखा है। फिर हमने देखा कि ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना है अगर ऑडिटर क्या करने जा रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने जा रहे हैं तो। और देखो फिर ये लिख दिया कि रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। ऑडिटर को क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो डाटा मैं यूज कर रहा हूँ एनालिटिकल प्रोसीजर में वो डाटा रिलायबल है कि नहीं। तो ये पता कैसे लगाएगा, ये ऐसे नहीं यहाँ पे लिख दिया, नीचे लिख दिया कि ऑडिटर पता कैसे लगाएगा कि डाटा रिलायबल है कि नहीं। तो ऑडिटर की सोर्स देखेगा, कंपेरेबिलिटी देखेगा, नेचर और कंट्रोल देखेगा उस पर। फिर जैसे ऑडिटर ने सारी चेकिंग कर ली तो ऑडिटर क्या करेगा, अब इन्वेस्टिगेट करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर को। अगर उसे क्या मिलते हैं, उसे क्या मिलते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलते हैं, उसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके और अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के। अब ये क्या है, लास्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा रखे हैं पेरोल कॉस्ट का और रेंटल इनकम का, वही बात आई थी नहीं, यहाँ पे लिख रखी है एग्जाम्पल। ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हुआ, ये एकदम सी कैटेगरी स्टैंडर्ड है। तो हमने ऐसे 500 का, 501, 505, 510, 520 का डिटेल में रिवीजन कर लिया। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।